मॉर्निंग एवरीवन। एंड दोस्तों, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शिद्दत से एंड करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे। ठीक है, पहला काम ये रहेगा कि इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो पहले बिल्डअप कर लो थ्रू मोर क्वेश्चन। और क्वेश्चन ही कितने बचे अपने? दो बचे शायद। यस, एक नहीं दो बचे, वो दोनों कंप्लीट कर लो, जिसमें से एक तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन डेफिनेटली आप इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लो। 9 3 4 6 कल ही सॉल्व कर दिया था। 9 3 4 6 एवरीवन प्लीज सॉल्व। हार्डली आधे मिनट का क्वेश्चन है वो। $9,346। मेरा नहीं आंसर है, ये स्टूडेंट्स का आंसर है। करेक्ट है क्या? क्या उधर भी आ रहा है सबका आंसर? क्या बोला है? यू नीड ₹10,000 फॉर बाइंग टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। तो ये 10,000 कब चाहिए आपको? एक साल बाद चाहिए। तो ये कौन सा वैल्यू बन गया? कौन सा वैल्यू बन गया? फ्यूचर वैल्यू। एंड दे आर सेइंग यू कैन अर्न 7% इंटरेस्ट। ये आपका बन गया R इज 7%। हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट टुडे मीन्स ये लोग पूछ रहे प्रेजेंट वैल्यू कितना। प्रेजेंट वैल्यू कितना आपको बोलो मुझे। सबसे पहली बात, सबसे सिंपल बात पूछता हूं, लास्ट बेंच बोथ ऑफ यू आराम से बात करना, बाद में इधर ध्यान दो फिलहाल, बाद में कि गप्पे होते रहेंगे आपके। क्या आंसर आया आपका? आंसर कहाँ आएगा सर? क्वेश्चन कौन सा है ना? किया? हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको पूछ रहे हैं, आपको फ्यूचर वैल्यू दी है, तो ये सिंगल है, मल्टीपल या एन्युटी है? सिंगल कैश फ्लो है। क्यों? 10,000 आफ्टर 1 ईयर 1 टाइम। करेक्ट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? बोलिए। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R, N, राइट। इसका वॉल्यूम कम कर दो। सो योर फ्यूचर वैल्यू इज 10,000 इनटू योर फैक्टर इज 1 डिवाइडेड बाय 1.07, बराबर ना? 1 डिवाइडेड बाय 1.07 कितना आता है? 0.9346। So 9346 is your answer. Present value. What is the meaning of 9346? आज अगर 9346 इन्वेस्ट करोगे एट द रेट 7%, तो एक साल बाद 10,000 रुपए आपके खाते में रहेंगे फॉर बाइंग टेक्स्ट बुक्स। एवरीवन, आर यू वेरी क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? एकदम इजी है। यस, देयरफॉर वी नीड टू इन्वेस्ट ₹9346। लिख दो उधर। दूसरा एक टैब दो ना, 2 यूट्यूब चल रहे ना। Therefore we need to invest ₹9346। डन। नाउ इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले? एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। यस, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4, what is the present value of income stream which provides ₹2,000 a year for the first 5 years and ₹3,000 a year forever thereafter if the discount rate is 10%? क्वेश्चन समझा?
Who can tell me the answer? Raise your hand. माइक कहां पर है? माइक दे दो. इसका वॉल्यूम कम कर दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बस इतने ही लोग हैं, सिर्फ इतने ही लोग हैं. ओके चलो बोलो. हर साल फर्स्ट 5 years हम 2,000 इन्वेस्ट करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकले. हर साल हम 2,000 इन्वेस्ट करेंगे, मिलेंगे हमको मिलेंगे, तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. ओके वो आएगी 7582. वो आएगा 7582. ठीक है. और 3,000 उसके बाद कंटिन्यूअसली होगा. 3,000 उसके बाद कंटिन्यूअसली होगा. हाँ, तो एन्युटी उसका परपेचुअल एन्युटी के हिसाब से 30,000 आएगा. उसका परपेचुअल एन्युटी के हिसाब से 30,000 आएगा. तो टोटल आ जाएगा 37,582. 37,582. आपका आंसर सेम है? यस और नो? यस. इधर नो. और किसी का आंसर था ना, उधर एक हाथ ऊपर किया था आपने. सेम आंसर है? नहीं है. आपका अलग है? सेम है? सेम डिफरेंट है? आप दोनों का सेम है, डिफरेंट है. ठीक है, पीछे माइक पास करो डिफरेंट वाले को. सर मेरा फाइनल आंसर आया है 26,210. ये कितने लोगों का आंसर है? 26, 208, 210, ये कितने लोगों का आंसर है? करेक्ट आप लोग, वेरी गुड. बोलिए. सर पहले 5 साल के लिए एन्युटी 2,000 मिलने वाली है, तो वो उसका सही था, वो 7,582 उतना आ जाएगा. right. उसके बाद 30,000 भी करेक्ट था, बट उसके बाद एक एडिशनल स्टेप है, वो प्रेजेंट वैल्यू है, वो 5 साल बाद की है, मतलब 5 साल बाद 30,000 वैल्यू है, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी आज. देखिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को अंडरलाइन किया आपके लिए. इसमें क्या है, 3,000 अ ईयर मतलब समझता क्या? व्हाट इज अ ईयर? एवरी ईयर. फॉर एवर समझता क्या? Infinitely. But another word is also underlined, thereafter. तुमने बोलते वक्त भी बोला था 5 सालों के बाद मिलेगा. तो मुझे एक बात बोलो, तुमने उसके लिए क्या किया? डायरेक्टली a by r कर दिया. 3,000 डिवाइडेड बाय 10% से आंसर 30,000 आएगा. तो आपके मुताबिक क्या हुआ? 30,000 उसकी आज की वैल्यू है? नहीं, आज की वैल्यू नहीं है उसकी. 5 साल बाद की वैल्यू हो गई ना वो. सर क्यों सर? क्योंकि ये एन्युटी आफ्टर 5 years शुरू होने वाली थी. 6th year एंड से आपको ये वैल्यू मिलने वाला था. ध्यान से समझो सब लोग, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट बहुत अलग है. अगर आपको फर्स्ट ईयर से एन्युटी मिलेगा 3,000 का इनफिनिटली, व्हाट इज टुडेज वैल्यू? a by r, 30,000. बराबर कि नहीं? बट इमेजिन करो कि तुम्हारा नाम अभिषेक ना, सौरभ. तो सौरभ को मैंने दिया फर्स्ट ईयर से 3,000, और सपोज मैंने पे किया, तुम्हारा नाम क्या था? कशिश. कशिश को मैंने पे किया है आफ्टर 5 years, मतलब 6th year से एवरी ईयर 3,000. तो दोनों में डिफरेंस रखा कि नहीं रखा? मैंने रखा है. क्या डिफरेंस है? वो जो फर्स्ट 5 इंस्टॉलमेंट्स है वो कशिश को मिले ही नहीं, मगर इसको तो मिले. समझे कुछ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू a by r करेक्ट है, बट कशिश के लिए आंसर a by r से आंसर आज का वैल्यू नहीं आ रहा है, 6th year बिगिनिंग का आ रहा है. क्यों 6th year बिगिनिंग सर? क्योंकि पहले 5 साल मैंने कशिश को कुछ भी नहीं पे किया, 6th year एंड से पे किया. तो जहां से वो एन्युटी शुरू हुई थी उस साल के बिगिनिंग पे वो वैल्यू आ चुकी है. 6th year एंड मतलब क्या हुआ? 6th year बिगिनिंग मतलब क्या हुआ? 5 year का एंड. और आपको वो सोचकर वो 30,000 को क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम व्हाट आई एम टेलिंग यू? सॉल्यूशन बाद में सोचेंगे कि क्या आता है. प्रॉब्लम क्या है समझा क्या? एक पर्सन है जिसको फर्स्ट ईयर से एन्युटी मिल रहा है इनफिनिट तक, a by r से उसका आंसर 30,000, एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरा पर्सन पहले 5 इंस्टॉलमेंट दिए ही नहीं, आप 6th year से इंस्टॉलमेंट शुरू कर रहे हो,
और उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आप बोल रहे हो ए बाय आर 30,000, डू यू फील इट इज करेक्ट? ऑब्वियसली नॉट। पहले 5 इंस्टॉलमेंट तो उसको गए नहीं, 6th ईयर से इंस्टॉलमेंट शुरू हो रहा है। ए बाय आर से जो वैल्यू आ रही है वो 6th ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू आ रही है। 6th ईयर का बिगिनिंग का वैल्यू कितना है? 30,000। सिंगल अमाउंट है कि एवरी ईयर है? सिंगल अमाउंट 30,000 है उधर, क्योंकि तुमने क्या किया, 33,000 का इकट्ठा एक वैल्यू निकाला। कितना? 30,000। कहां खड़ा है? 6th ईयर के बिगिनिंग में। बट एज यू ऑल डिस्कस्ड विथ मी सो मेनी टाइम्स कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, अपने को प्रीवियस ईयर का एंड पकड़ना पड़ता है। देयरफॉर 5th ईयर का एंड वैल्यू है वो। तो 5th ईयर का फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे दिख रहा है 30,000 है, तो कैन वी ब्रिंग दैट 30,000 टू ईयर 0? यस, डिस्काउंट यूजिंग सिंगल कैश फ्लो फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। समझे कि नहीं? तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इधर लिखता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा समझे। ईयर 0 मतलब क्या हुआ? ईयर 0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू। कैन आई कॉल ईयर 0 एज प्रेजेंट वैल्यू? ओके। ईयर 1 2 3 4 5, एवरी ईयर क्या मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है? फर्स्ट 5 ईयर्स क्या मिला आपको? रुपीज 2,000 मिल रहा है पर एनम। $3,000 मिला क्या? 3,000 मिला क्या? नहीं मिला ना? यस, 2,000 मिला। अब 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिट ईयर्स। 6th ईयर से क्या मिल रहा है? 3,000 पर एनम मिल रहा है। करेक्ट? टाइमलाइन समझ रहा है सबको? ये जो टाइम ड्रॉ किया है, टाइम पे ये समझा क्या? एनी डाउट विद दिस? नाउ यहां पे लिखेंगे फॉर ₹2,000 per annum, for ₹2,000 per annum, for ₹2,000 per annum for the first 5 years, for the first 5 years. बोलिए, सिर्फ 5 साल अगर मिलने वाला है तो वो कौन सा एन्युटी है? फाइनाइट एन्युटी है। फाइनाइट एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू पीवी एफ आर कॉमा एन। करेक्ट? अब बोलिए एन्युटी कितना है? वेयर एन्युटी इज इक्वल टू ₹2,000, R is equal to 10% and N is equal to 1-5 years. करेक्ट? पहले 5 साल। ओके, टेक कैलसी। 1 divided by 1.1 is equal to M plus कितनी बार? 5 times. Then MRC. So आपका प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2,000 इंटू 3.791 ले लेते, तो आपका आंसर 7581 आता है। सर क्या ये पहले 2,000 जो मिल रहे हैं उसकी आज की वैल्यू है। ये आपका पार्ट 1 ऑफ द आंसर है। पार्ट 1 मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट भी है, कोई प्रॉब्लम भी है। पार्ट 1 सबको समझा? अब आते हैं पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 में प्रॉब्लम क्या है सर? कि 3,000 मिल रहे हैं, पर एनम मिल रहे हैं, इन्फिनिटली भी मिल रहे हैं, तो ए बाय आर आता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो फर्स्ट ईयर से नहीं मिल रहे, 5th ईयर भी नहीं मिल रहे, 6th ईयर से चल 6th ईयर एंड से मिल रहे। पहले 5 साल नहीं मिला, 6th ईयर एंड से मिलना शुरू हुआ है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू?
इफ इट इज नॉट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर देन इट्स नॉट द प्रेजेंट वैल्यू. अगर फर्स्ट ईयर एंड से मिलता तो वो फर्स्ट ईयर बिगिनिंग का वैल्यू होता, मतलब आज का वैल्यू होता. अगर वो सिक्स्थ ईयर एंड से मिल रहा है तो ए बाई आर से वो वैल्यू सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग आएगा. सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग मतलब फिफ्थ ईयर का एंड आएगा. जेपिंग क्या? सबको समझा क्या? सो आई विल राइट हियर सेकेंड पार्ट. यहां पर हम बोलेंगे फॉर रुपीज 3000 per annum perpetually बट कब से? फ्रॉम सिक्स्थ ईयर. रुपीज 3000 per annum perpetually from सिक्स्थ ईयर. क्या सब लोग जुड़े? सब लोग समझ रहे अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं? नाउ रुपीज 3000 per annum perpetually from सिक्स्थ ईयर. द पॉइंट वॉज सिक्स्थ ईयर से शुरू है वो. तो भले ही आप बोल रहे हो प्रेजेंट वैल्यू, बट वो वैल्यू है एट एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, मतलब ही बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ ईयर, इज इक्वल टू ए बाय आर. ए बाय आर. एन्युटी कितना? 3000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%. आंसर कितना? 30,000. इज 30,000 माई प्रेजेंट वैल्यू? नो. 30,000 मेरा प्रेजेंट वैल्यू होता, डेफिनेटली होता, अगर फर्स्ट ईयर से ही मुझे 3,000 भी मिलता तो. अगर ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता था 2,000 a year for the first 5 years and 3,000 a year from first year till infinite year, तो तुम्हारा आंसर 37,582 एकदम करेक्ट होता. बट प्रॉब्लम क्या है? पहले 5 साल मिला ही नहीं, सिक्स्थ ईयर से मिलना शुरू हुआ. अगर फर्स्ट ईयर एंड से मिलता तो क्या होता बोलो? आप उसे फर्स्ट ईयर बिगिनिंग वैल्यू बुलाते, मतलब प्रेजेंट वैल्यू बुलाते. ध्यान से सुनो मेरे सेंटेंस को सब लोग. अगर फर्स्ट ईयर एंड से 3,000 मिलता तो आप उसे ए बाय आर के आंसर को 30,000 को फर्स्ट ईयर बिगिनिंग मतलब 0 ईयर का आज का वैल्यू बुलाते. डू यू एग्री? ओके. बट फर्स्ट ईयर एंड से शुरू हुआ क्या? नहीं. 3,000 कहां से शुरू हुआ? सिक्स्थ ईयर के एंड से. तो अगर सिक्स्थ ईयर के एंड से शुरू हुआ है तो वो सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग का वैल्यू हो गया, और सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग का वैल्यू मतलब फिफ्थ ईयर एंड का वैल्यू है. कैन आई कॉल फिफ्थ ईयर एंड वैल्यू एज प्रेजेंट वैल्यू? नो. इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूले के हद तक उसको पीवी इज इक्वल टू बोल रहा हूं. इसलिए ब्रैकेट में तुरंत लिख दिया अपन ने, दो वी आर कॉलिंग इट एज प्रेजेंट वैल्यू बट इट इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर. आर यू विथ मी? सब लोग समझे क्या? नाउ इससे जो आंसर आया 30,000 वो फिफ्थ ईयर के एंड का है. देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर r कॉमा n, where future value is equal to rupees 30,000, r is equal to 10%, n is equal to कौन सा साल? फिफ्थ ईयर ना. n is equal to फिफ्थ ईयर, क्योंकि वो 5वें साल में खड़ा है वैल्यू, क्योंकि वो सिक्स्थ ईयर के बिगिनिंग का वैल्यू था. नाउ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 30,000 इंटू 0.621 आंसर आता है. 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 5 बार 0.621. अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू 18,630 18,630 आता है. चेक करो आता है क्या? 18,630 क्या है सर? जो तुम्हें सिक्स्थ ईयर से इन्फिनाइट ईयर्स तक 3,000 मिल रहे हैं ना, उन सब की आज की वैल्यू है. सर 30,000 क्या था? वो सिक्स्थ ईयर एंड से इन्फिनाइट ईयर्स तक की सिक्स्थ ईयर की बिगिनिंग की वैल्यू थी. तुमको सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तुम्हें आज की वैल्यू चाहिए थी. तो व्हाट आई एम सेइंग कि वो सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग है, मतलब वो फिफ्थ ईयर एंड है, और फिफ्थ ईयर एंड को मैंने क्या किया? 0 ईयर पे लाया.
डिस्काउंटिंग किया, और फाइनली मेरा आज का वैल्यू कितना आया? 18,630. Therefore, total present value of income stream, total present value of income stream, बोलिए कितना आएगा? 26 नहीं, अच्छा टोटल बोल दिया आपने. 7581 मिला 2000 का वैल्यू, एंड 18,630 मिला 3000 का वैल्यू. तो टोटल वैल्यू 26,211 आंसर आता है. एक हाथ 2 रुपए इधर उधर, डोंट वरी. टोटल वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम इज 26,211. जिन लोगों ने घर पे ये आंसर करेक्ट सॉल्व किया या सोचा होगा, या यहां पर भी आप सोच पा रहे हो अच्छे से, वेरी गुड. जिन लोगों को समझाने के बाद समझा, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझा, दैट्स इंपॉर्टेंट. जिन लोगों को समझाने के बाद भी नहीं समझा, प्लीज आस्क मी, ताकि ये क्लियर हो जाए अपना कंसेप्ट. मेरे पास एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का. ये तरीके से भी सॉल्व होता है ऑब्वियसली, ये सबसे इजी तरीका है, सबसे लॉजिकल तरीका है, बट एक और तरीका भी है. जानना चाहोगे? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4. क्वेश्चन नंबर 4. 3000 का डिस्कशन करते. 2000 तो बहुत इजी है. ईयर 0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इन सालों में 3000 नहीं मिला. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 3000 नाउ. 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, डॉट 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 इन्फिनिट ईयर्स तक, 6th ईयर के एंड से, 6th ईयर के एंड से एवरी ईयर कितना मिला? 3000 पर एनम मिला. बराबर? एवरीवन विथ मी? नाउ ऑल टुगेदर डिफरेंट मेथड आई एम गिविंग यू टू अंडरस्टैंड द सेम कंडीशन. ओके, देखिए अभी इमेजिन कीजिए कि यहां से फर्स्ट ईयर से ही अगर वो मिल जाता इन्फिनिट ईयर्स तक, तो आप सॉल्व कर सकते. कीजिए. PV इज इक्वल टू A बाय R. तो 3000 डिवाइडेड बाय 10%, तो आंसर कितना? 30,000. यह आंसर मेरा फाइनल आंसर बनता अगर फर्स्ट ईयर से एन्युटी शुरू होता तो. डू यू एग्री? तो वो मेरा आज का वैल्यू बन जाता कितना? 30,000. डू यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, नाउ टेल मी कि फर्स्ट ईयर मिला नहीं, सेकेंड ईयर नहीं मिला, थर्ड नहीं मिला, फोर्थ नहीं मिला, फिफ्थ नहीं मिला, ये 5 साल में आपको 3,000 नहीं मिला. तो एक काम करो ना, वो जो 3,000 नहीं मिला उसकी आज की वैल्यू निकालो और उसको इस 30,000 में से माइनस कर दो. समझा क्या? बात समझ में आई? 3,000 5 इयर्स के लिए जो नहीं मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और इस 30,000 के प्रेजेंट वैल्यू में से उसको माइनस कर दो. सो माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये 30,000 तो मिला सोचकर निकाला ना, जो नहीं मिला वो तो माइनस ही होगा ना. तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू पीवीएफ हो जाएगा. वो 3,000 का एन्युटी जो नहीं मिला उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना था आपका? कितना? 3.791. तो आपका आंसर 11,372. 11,372. कैन यू टेल मी व्हाट इज 11,372? जो पहले 5 साल 3,000 नहीं मिले उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ये. तो कैन वी से, इसका मतलब ये इसमें से माइनस होना चाहिए. 11,372 इसमें से माइनस कर लो, 18,628 आया वैल्यू. देयरफॉर नेट वैल्यू कितना हो गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया? 30,000 माइनस 11,372, दैट इज 18,628. अपना वैल्यू चेक करो कितना है? 18,628 ही आया अपना. 3,000 का फाइनल आंसर. समझे क्या एवरीवन? वॉट एवर इज कंफर्टेबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स? बट
कौन सा मेथड 1 हो या 2 हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग। डन? सो this is our final answer, but preferably I want you guys to be comfortable with this method. This is simple, okay, and will be used at one more place in your syllabus. ये चीज जो है ये एक और जगह आपके सिलेबस में यूज होगी, so I want कि आप इसके साथ कंफर्टेबल बनो। ये क्या बोलता है 30,000 is standing at the beginning of 6th year। क्यों सर? क्योंकि वैल्यू आपकी एन्युटी शुरू हुई थी 6th year के एंड से, तो आपने PV इज इक्वल टू A/R कर दिया। इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्या पावर है, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो PV इज इक्वल टू A/R का, इसमें क्या गुण है, क्या पावर है इसमें, कि ये ईयर के एंड से शुरू होने वाले एन्युटी को, इन्फाइनाइटली जो शुरू होता है एन्युटी ईयर के एंड से, वो जहां से भी शुरू होता है उस साल के बिगिनिंग में लाके रख देता है। अगर वो फर्स्ट ईयर के एंड से शुरू होता है तो वो A/R क्या करता है, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में लाके रख देता है। फर्स्ट ईयर बिगिनिंग मतलब नाउ, इसलिए तुम उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते। बट इस क्वेश्चन में योर एन्युटी वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 6th year end, देयरफॉर A/R के फॉर्मूले ने क्या चमत्कार कर दिया, उस सभी वैल्यूज को 33,000 के A/R की वजह से 30,000 वैल्यू को कहां पे लाके खड़ा कर दिया, 6th year बिगिनिंग में लाके खड़ा कर दिया। 6th year बिगिनिंग का कोई फैक्टर नहीं है मेरे पास, मेरे पास जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है वो ईयर के एंड के लिए अवेलेबल है, ईयर के बिगिनिंग के लिए नहीं है। सो 6th year बिगिनिंग मींस व्हाट, 5th year end, सो आई एम यूजिंग 5th year end फैक्टर। 0 पॉइंट कितना था वो, कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ 0.621, ये फैक्टर यूज किया मैंने 5th year end का, और मैंने उसे 0 ईयर में लाके रख दिया, और 0 ईयर का वैल्यू आया 18,630। वो 18,630 क्या है, 33,000 की आज की वैल्यू है। वो ऊपर का 7512 क्या था, 758281 क्या है वो फर्स्ट 5 इयर्स का 22,000 का आज का वैल्यू था। आपको क्या मिल रहा है सर, दोनों मिल रहे हैं, 22,000 फॉर फर्स्ट 5 ईयर मिल रहा है और 33,000 आफ्टर दैट मिल रहा है, तो दोनों को ऐड कर दिया फिर अपन ने, इसलिए अपना फाइनल आंसर कितना आया 26,211। आर यू वेरी क्लियर? कोई शक, कोई डाउट्स? वेरी गुड, सबको समझ गया अच्छे से? सर समझ तो गया है बट वर्डिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो बता दो प्लीज। वर्डिंग में कंफ्यूजन किस बात की भाई? क्वेश्चन का वर्डिंग तो कितना क्लियर है, ₹3,000 a year forever thereafter। ₹3,000 a year बोल दिया मतलब क्या हो गया, पर ईयर, एवरी ईयर हो गया वो, अ ईयर समझता ना। एंड फॉर एवर मतलब क्या हो गया, परपेचुअली। फॉर एवर मतलब नेवर एंडिंग, मतलब ही इन्फिनिट एन्युटी। एंड देयर आफ्टर मतलब क्या हुआ, 5 सालों के बाद, मतलब ही 6th year ऑनवर्ड्स। समझे? तो इसीलिए तो ये सब किया अपन ने, वर्डिंग ऐसा था इसलिए तो अपन ने अंडरलाइन कर करके इसको सॉल्व किया वैसे प्रॉपरली। चलिए अब इस चैप्टर में आपके पास थोड़ा कुछ पार्ट हमको सॉल्व ये समझना है थ्योरी वाला, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 मार्क का आता है, ऑप्शन में छोड़ सकते हो आप। थ्योरी में कितना भी अच्छा समझा दूं आपको एट द एंड पढ़ना ही पड़ता है घर में, तो मैं आपको टचअप करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। एजेंसी प्रॉब्लम, एजेंसी कॉस्ट मिला आपको, पेज नंबर 10 पर मिलेगा, देखो। एजेंसी प्रॉब्लम, एजेंसी कॉस्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट? कंपनीज ने बिजनेस की दुनिया में अलग ही कुछ कर दिया। क्या कर दिया कंपनी जब आई तब कंपनी ने सबसे अलग चीज क्या की, शेयर्स कैपिटल पब्लिक से लिया। तो क्या पब्लिक जाकर बिजनेस पे बैठता था? बिजनेस किसको चलाने दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बुलाया उनको? मैनेजर्स। तो फिर ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी ने सबसे अलग चीज क्या की, ओनर्स को और मैनेजर्स को अलग अलग कर दिया। ये पढ़ा होगा आपने, कॉमर्स के बिगिनिंग में ही पढ़ा होगा शायद आपने, कि कंपनीज आने की वजह से क्या हुआ,
ओनरशिप अलग हो गया और मैनेजमेंट अलग हो गया. हु आर द मैनेजर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हु आर द ओनर्स? शेयर होल्डर्स. अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल वो हाईली पेड मेरे 5 लोग, हाँ यस, तो ये कौन किसके लिए काम करे? रिलायंस के लिए काम करे. और रिलायंस के हम सब लोग कौन है? शेयर होल्डर्स. एग्रीड? तो मुझे एक बात बोलो, इनका प्राइमरी ड्यूटी क्या है? अपने इंटरेस्ट में काम करे. अपन कौन? शेयर होल्डर्स. कौन है शेयर होल्डर भाई? ओनर्स. ओनर्स, बराबर. शेयर होल्डर्स कौन है? ओनर्स है. और ये लोग कौन है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हमारा काम कर रहे हैं, जिनको हमने बोला भैया तुम्हें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में काम करना है, मतलब ही तुम्हें हमारे हित में काम करना है क्योंकि हमारी कंपनी है. बट रियल लाइफ में ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट अहेड ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट रखे. हाँ या ना? कैसे सर? कमीशन लेंगे, खुद का कट लेंगे, पर्सनल बेनिफिट लेंगे जहां पर भी ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी होगा, और खुद का फायदा पहले देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज रिलायंस को इस अपने बाजीराव रोड के एरिया में प्रेस्टीज पॉइंट के नजदीक एक लैंड चाहिए. एक बड़ा लैंड चाहिए. एक बड़ा लैंड हो सकता है वो ओपन लैंड हो या जो भी कॉम्प्लेक्स है, इस पे कोई मैटर नहीं करता. रिलायंस से 2 दिन में तोड़ देगा, अपना काम शुरू कर देगा. नाउ ये प्रेस्टीज पॉइंट मेरा है, सपोज पूरा पूरा प्रेस्टीज पॉइंट. सपोज यार गरीब आदमी है, सपोज ये प्रेस्टीज पॉइंट मेरा है, ये जगह मेरी है, इसके ऊपर का पूरा बिल्डिंग मेरा है, और जितने भी ये जो क्लासेस है या जो भी ऑफिस है ये सब मैंने रेंट पे दिए. एग्जाम्पल. अब सोचो कि रिलायंस को मैं बोल रहा हूं ये जगह मैं तेरे को बेचता हूं, ठीक है? इस जगह का पर स्क्वायर फीट कॉस्ट सपोज मार्केट में चल रहा है 20,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट. कितना? 20,000 अ स्क्वायर फीट. जितनी जगह में अपन खड़े रहते हो उतना हो, 20,000 रुपए, ठीक है? मे बी दिस माइट बी सम, आई थिंक कितना रहेगा ये? 50,000 स्क्वायर फीट का रहेगा. 50,000 स्क्वायर फीट का प्रेस्टीज पॉइंट का जगह रहेगा. लैंड बोलो, लैंड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल्ट अप एरिया, ओनली लैंड, ठीक है? कम से कम है, कम से कम है ये. तो 50,000 स्क्वायर फीट इंटू 20,000 रुपए, 100 करोड़. रिलायंस के लिए 100 करोड़ कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? 100 करोड़ का मेरा जमीन का वैल्यू हो रहा है. मैं क्या करता है, इनके साथ सेटिंग करूंगा. ये मेरा बहुत खास है. हम क्या तुम्हारा? आभास. तो अपना बहुत खास. अपन ने क्या बोला इसको, देख भाई ये जमीन का डील तू रिलायंस का करा दे, सामने जो ओपन प्लॉट है ना वो भी मेरा ही है, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली उस ओपन प्लॉट का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा. हाँ या ना? एंड एक काम कर, ये डील अगर हो गया 25,000 स्क्वायर फीट में, रियल वैल्यू उसका 20,000 स्क्वायर फीट है, मैं बोल रहा हूं उसको 25,000 पर स्क्वायर फीट डील करा दे, और सामने के प्लॉट में तेरे को 1,000 स्क्वायर फीट फ्री. सामने के प्लॉट में तेरे को 1,000 स्क्वायर फीट बेच दिया. उसका फायदा क्या है मालूम है? 25,000 रुपीज का भाव हो जाएगा, आज 20 का है, इंटू 1,000 रुपीज, तो इंटू 1,000 स्क्वायर फीट उसका जगह पर बेनिफिट है. और रिलायंस का क्या नुकसान है? 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का ओवर वैल्यूएशन, जो है ही नहीं, बट ये इसकी वजह से सेटिंग कर कर मिल जाएगा अपने को. इज दिस डील पॉसिबल लाइक दिस? यस, वेरी वेल पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल? सपोज ये और मैं बचपन से क्लासमेट है, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, बहुत चड्डी आ रहे हैं हम लोग. अब ऐसे केस में बॉस उसको ये बेनिफिट तो मैं दे ही दूंगा, बट उसके अलावा हक से बोलूंगा कि भैया मेरे जो भी डील रहेंगे वो तू कराएगा. रिलायंस मतलब तू डील करता है, मतलब मेरे बिहाफ पे कर. एंड इस तरीके से इंटरनल बेनिफिट्स अपने को मिलते जाएंगे, और रिलायंस का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है. डू यू एग्री? इसको बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम. क्यों एजेंसी प्रॉब्लम है ये? He is acting as the agent of shareholders, but he is not acting in the best interest of shareholders.
He is not looking for maximization of share value. He is not looking for the short term objective of profit maximization. He is looking for his own personal benefit. This problem is called as agency problem. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एजेंसी कॉस्ट इनकर करना पड़ता है. पहले पढ़िए एजेंसी प्रॉब्लम क्या लिखा है. एजेंसी प्रॉब्लम इज द चांसेस दैट मैनेजर्स मे प्लेस पर्सनल गोल अहेड ऑफ द गोल ऑफ ओनर्स. मिला क्या? हाईलाइट किया है यहां पर, बोल्ड भी किया आपके नोट्स में. मिला क्या? एजेंसी प्रॉब्लम लीड्स टू एजेंसी कॉस्ट. मतलब एजेंसी प्रॉब्लम अगर रहेगा तो आपको इनकर करना पड़ेगा एजेंसी कॉस्ट. एजेंसी कॉस्ट क्या होता है सर? एक ऐसा कॉस्ट जो मेरी कंपनी इनकर करे, मेरी मतलब आप रिलायंस इनकर करेगी टू एंश्योर कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो. ये कोई रिलायंस का ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसपोर्टेशन, ये कॉस्ट नहीं है. ये एडिशनल कॉस्ट रिलायंस को ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है जस्ट टू एंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एजेंसी प्रॉब्लम. क्या बोला, समझा? एजेंसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए कंपनी जो एडिशनल खर्चा करती है उस खर्चे को हम बुलाते हैं एजेंसी कॉस्ट. देखो लिखा है आगे, agency cost is the additional cost borne by the shareholders to monitor the manager and control their behavior so as to maximize the shareholders wealth. समझा क्या? ये कंपनी के खर्चे ऐसे हैं जो इसलिए इनकर हो रहे हैं ताकि ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो हमारे शेयर होल्डर्स के एजेंट है, ये लोग बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए काम करना चाहिए, ना कि खुद के लिए. इसीलिए हम लोग इन पर खर्च करते हैं. क्या खर्चा करते हैं? 4 टाइप का खर्चा करते हैं. पहला एजेंसी कॉस्ट है मॉनिटरिंग. नाम से ही समझ गया होगा आपको. उसके हर एक की पर्सन को क्या करना चाहिए? कंपनी ने मॉनिटर करना चाहिए. कंपनी के की पर्संस पर कंपनी की नजर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस और नो? ऑब्वियसली यस. कंपनी के की पर्संस के ऊपर मॉनिटरिंग करना है. मतलब क्या करना है सर? कैमरा लगाने क्या है? जो उनका बिहेवियर है उसको वॉच करो, उनके बैंक अकाउंट्स को स्क्रूटिनाइज करो, उनके बैंक अकाउंट में कौन सा पैसा आ रहा है, उनके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, उनके फैमिली के नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है. अगर आप ये पूरी जांच रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि वो पर्सनल बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, और यही अपने को चाहिए. दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मॉनिटरिंग के लिए खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसका भी तो ऑडिट करवाना पड़ेगा अपने को. कंपनी का ऑडिट रिलायंस का तो हो ही रहा है, बट रिलायंस क्या करेगा? उसका पर्सनल ऑडिट भी करवाएगा, उसके फैमिली ऑडिट्स भी करवाएगा, जस्ट टू इंश्योर कौन से एसेट्स है उनके नाम पे, कौन से बैंक बैलेंसेस है, क्या है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बॉन्डिंग. बॉन्डिंग मतलब बोलते ना बॉन्ड. तो फील कराओ इन मैनेजर्स को कि कंपनी इनकी है, और इसीलिए कंपनी अगर इनकी है ये फीलिंग आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे. हाँ या ना? कभी उनको सौतेला फील कराओ ही मत कि भाई तुम्हारी कंपनी नहीं है. तुम उनको ऐसा फील कराओ मत, अरे तुम तो नौकर हो शेयर होल्डर्स के, क्या कर रहे हो. मानू में पगार लेते बट नौकर दो ना बोलोगे आप. दिन रात मेहनत भी तो वो भी कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ईसॉप दे दो, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. तो ये केस में वो भी लोग भी शेयर होल्डर बन जाते हैं. अब इनका शेयर होल्डिंग अगर आ गया तो ऑटोमेटिकली ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर में काम करेंगे, और इससे कंपनी का उनका बॉन्ड बन जाएगा. फॉर एग्जांपल उसको कुछ पर्सनल एक्सपेंस आ गया अचानक से, कंपनी विल बेयर. आप बोलोगे सर व्हाई कंपनी विल बेयर? जस्ट टू मेक श्योर कि वो फील करे कंपनी उसकी है. समझा कि नहीं? उसके बच्चे को कहीं फॉरेन एजुकेशन करना है, कंपनी बॉन्डिंग कराएगा. बॉन्डिंग के थ्रू क्या करेगा मालूम है क्या? कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू उसका बच्चे का पूरा फैसिलिटी यूजर मैनेजमेंट करेगा प्रॉपरली. हॉस्टल मिला क्या, कॉलेज मिला क्या, सर क्या सर रिलायंस ये करेगा क्या? की पर्सन के लिए करना पड़ता है भाई. अल्टीमेटली वो ऐसा फील नहीं देगा तो उसको लगेगा नहीं कंपनी उसका है. तो इस चीज को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग. जिस वक्त मेरे मैनेजर्स को लगेगा कंपनी, सपोज रिलायंस कंपनी अपनी है, फॉरगेट दैट ये प्रेस्टीज पॉइंट का एग्जांपल, रिलायंस कंपनी अपनी है, उनको फीलिंग ही नहीं होगा कि कंपनी उनकी नहीं है. उसको पूरा फीलिंग देंगे अपन कि कंपनी का वो नौकर नहीं है, वो ओनर है, तो ऑटोमेटिकली वो गद्दारी कभी करेगा क्या? नहीं करेगा. चांसेस एटलीस्ट बहुत कम हो जाते हैं. एंड तीसरा बात, अपॉर्चुनिटी.
right person should be given right opportunity as far as the management is concerned. कोई तुम्हारे साथ कितने सालों से है ये मैटर नहीं करता, तुम्हारे साथ उसका परफॉर्मेंस कैसा है ये मैटर करता है. अगर कोई 2 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पिछले 5 सालों में जो है दूसरा पर्सन वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तुम किसको अपॉर्चुनिटी दोगे नए काम के लिए? 2 साल वाले को. इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी. अगर वो 2 साल वाले को तुमने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो उसको लगेगा आई डिजर्व इट बट आई एम नॉट गेटिंग इट, नाउ आई डोंट केयर, अब मैं मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करूंगा. उसको पर्सनल बेनिफिट अपना प्यारा कब लगता है? जब उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है. हम उसके साथ गलत होने नहीं देंगे, हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे उसको. एंड लास्टली स्ट्रक्चरिंग, टाइम टू टाइम प्रमोशंस. हायरार्की होती है ना, हायरार्की. हायरार्की समझते हैं आपको? हर कंपनी में एक पिरामिड वाला हायरार्की होता है. यस और नो? ये ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होता है नीचे वाला, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और ये टॉप लेवल होता है. तो ये हायरार्की में ऊपर प्रमोशन उसको दो जिसने अच्छा काम किया, आपने उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और उसने खुद को साबित किया कि वो सही में बहुत अच्छा है. तो इस हायरार्की में ये ऑपरेशनल लेवल होता है, ये टैक्टिकल होता है और ये स्ट्रेटेजिक होता है. माने में आपको पता है? ये ऑपरेशनल सबसे नीचे होता है, टैक्टिकल बीच में होता है और सबसे ऊपर क्या होता है? स्ट्रेटेजिक. स्ट्रेटेजिक मतलब क्या? सबसे ऊपर मैनेजमेंट में. तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज उसको दो, स्ट्रक्चरिंग ऐसे करो जिससे काम करने वाला बंदे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और उसका प्रमोशन हो रहा है. गद्दारी कब करता है इंसान? जब उसको लगता है कि मुझे जितना मिलना चाहिए मुझे उससे कम मिल रहा है, तब वो गद्दारी करता है. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत, मतलब वो सही हो गया इसका मतलब. वो अगर किसी को लग रहा है मेरे साथ सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसके साथ गद्दारी के पूरे अधिकार हो गए क्या उसको? नहीं. बट अल्टीमेटली ऐसा इंसान गद्दारी वाला सोचता कब है? जब उसको लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व. तो उसको अगर अपॉर्चुनिटीज दोगे, उसका स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर करके प्रमोशंस दोगे तो ऑटोमेटिकली वो अपनी कंपनी के लिए काम करेंगे और ऐसे टाइप के सेटिंग्स पॉसिबल नहीं रहेंगे. डू यू एग्री? तो कौन से कॉस्ट इनकर किया अपन ने? 4. विदाउट देखे बोलो एक बार. मॉनिटरिंग किया, पूरा देख रेख, बॉन्डिंग किया, उसको फील कराया कंपनी तेरा है, तू ओनर है, बाय गिविंग हिम प्रॉपर फैसिलिटीज, ईसॉप वगैरह सब किया. तीसरा अपॉर्चुनिटी दिया, जब जब जिस पर्सन ने बेटर परफॉर्म किया उसको नए प्रोजेक्ट्स के लिए आगे किया. एंड लास्टली स्ट्रक्चरिंग, प्रमोशन उसी का किया जिसने बेटर परफॉर्म किया, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग. समझे? तो कितने कितने चीजें हो गई? मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चरिंग. एवरीवन, मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रक्चरिंग. ठीक है? एवरीवन क्लियर? क्या बोला अपन ने? ये सब जो पढ़ा ये क्या था? एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट. ये 4 चीजें क्या है? एजेंसी कॉस्ट है ये. अंडरस्टूड? और एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? मैनेजर्स पर्सनल इंटरेस्ट आगे रख देते, कंपनी के या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को पीछे डाल देते. इस सिचुएशन को क्या बुलाते हैं? एजेंसी प्रॉब्लम. समझ गए? लास्ट 2 टर्म्स फॉर यू, फिर अपना ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट डन रहेगा. फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी. जस्ट एक पेज पीछे आ जाओ, पेज नंबर 9. Financial distress and insolvency. Now what is financial distress? Anyone? ये नाम पढ़कर किसी को समझ रहा है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब क्या होगा? यस कशिश, माइक आपके पास ही है. जब कैश फ्लोज नहीं होंगे, इनफ्लोज हमारे पास होते हैं. जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे डील करते हैं, बट अकाउंट्स में हम लोग अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं. बराबर. तो कैश इनफ्लो अगर नहीं होगा हमारे पास और करंट ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सही है कि नहीं? डिस्ट्रेस है. एवरीवन देखो वर्ड क्या है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. मतलब तुम फाइनेंशियली स्ट्रेस में हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. तो ऐसे केस में आपका इनफ्लो कम है, कैश इनफ्लो, बट आपका कमिटमेंट ऑफ आउटफ्लो ज्यादा है.
अब मुझे बोलो, एवरी मंथ सपोज आई हैव टू पे टू बैंक्स फिक्स कमिटमेंट ऑफ 3 lakhs, बट माई इनफ्लो इज ओनली ऑफ 1,50,000 और मैक्सिमम 2 lakhs। प्रॉब्लम में हूं थोड़ा, क्या करूंगा मैं तुम्हारे मुताबिक? क्या करूंगा मैं? लोन लेंगे और ऑब्लिगेशन बढ़ रहे हैं, जब तक के लिए दोस्त वोस्त से ले लेंगे और पे करेंगे, एसेट बेचेंगे और पहले पेमेंट करेंगे। मतलब क्या हुआ, समझा? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली कंपनी क्या करती है, कुछ तो जुगाड़ करने की कोशिश करती है और उस सिचुएशन में से बाहर आती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक संभाली नहीं जा सकती। एवरी मंथ 3 लाख देना है, बट आ रहा है 2 लाख, 1 लाख कहां से लाऊं? ये दोस्त वो दोस्त सबको पता चल गया कि फोन लगाया मतलब ये पैसा मांगता है। अब ये लोग फोन भी उठाने बंद कर दिए। ऐसी होता है ना, जो डिस्ट्रेस्ड लोग रहते हैं, जिनका कमिटमेंट ऑफ आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, वो लोग क्या करेंगे? दूसरों से मांगेंगे, बट दूसरे लोग कब तक देंगे आपको? इसकी टोपी उसके सर, है ना? ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं उससे पैसा लूंगा, वो परेशान करेगी, मैं पीछे वाले से पैसा लूंगा और उसको पैसा देते रहूंगा आगे वाले का, है ना? एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, ऐसा हो गया वो। ऐसा ही हो गया ना? तो ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अल्टीमेट सॉल्यूशन, इधर से किसी ने बोला था एसेट बेच दो। एसेट बेचना पड़ेगा, वो भी मार्केट वैल्यू से कम में बेचना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत आपकी है। मार्केट वैल्यू से ज्यादा में कोई खरीदने वाला नहीं है। अब उस वक्त जब ऐसा होता है ना कि कमिटमेंट ऑफ आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, तुम्हारा भले ही पूरा प्रेस्टीज पॉइंट रहने दो, तुम्हारे प्रेस्टीज पॉइंट की पर स्क्वायर फीट वैल्यू 20,000 रहेगी, तो भी मार्केट में बायर कितने में मांगता है? 15,000, 12,000। बोलता है लेना है तो लेना है, तो छोड़ दो। उसको मालूम है ना मेरे को जरूरत है। तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट वगैरह ऐसे मार्केट में या इन्वेस्टमेंट्स केस में जनरली इन्वेस्टमेंट्स लेस देन मार्केट वैल्यू बिकती है जब कंपनी की जरूरत होती है। तो ऐसे केस में तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे एसेट्स कंपनी के बेचने पड़ेंगे और पहले वो लोन का अमाउंट रीपे कर कर मेरा कमिटमेंट्स कम करने पड़ेंगे। समझे कि नहीं? मुझे बोलो, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कब आता है? जब कंपनी डेट कंपोनेंट को कम रखता है या ज्यादा? ज्यादा रखता है। डेट कंपोनेंट समझता? व्हाट इज डेट? लोन। कंपनी के पास पैसा लोन से भी आता है और इक्विटी से भी आता है। लोन का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो कमिटमेंट ऑफ आउटफ्लो भी ज्यादा रहेगा, मगर इनफ्लो की गारंटी है क्या? हमने सबने कोविड देखा है, क्या होता है कोविड में? इनफ्लो हमारा ऑलमोस्ट 0, बट बैंक का ईएमआई सब शुरू था, घर का रेंट शुरू था, ऑफिस का रेंट शुरू था, शॉप रहेंगे तो उसका भी रेंट शुरू था। कमिटमेंट ऑफ आउटफ्लो थे, बट इनफ्लो था ही नहीं, या लगभग बहुत कम हो गया था। सभी का यह हाल था ऑलमोस्ट, अनटिल अनलेस तुम सुपर रिच कैटेगरी में थे, मतलब तुम्हारा किराना दुकान है, या तो तुम्हारा मेडिकल है, या तो तुम्हारा पैथोलॉजी लैब है, या तो तुम्हारा दारू का दुकान है, क्योंकि वो भी ओपन था भाई, लोग तो लाइन लगाकर खरीद रहे थे। बस बाकी तो सब बिजनेसेस ठप थे। तो ऐसे केस में नो डाउट नॉर्मल बिजनेसेस ऑलमोस्ट बंद थे, और अगर चालू भी रहेंगे तो उनके बिजनेस के वॉल्यूम्स बहुत कम थे। अब ऐसे केस में कमिटमेंट ऑफ आउटफ्लो अगर ज्यादा है और इनफ्लो अगर कम आ रहा है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बुलाएंगे? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और इस सिचुएशन से बाहर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ इनफ्लो देखो, कुछ हो सकता है क्या? आपका इनफ्लो कैसे बढ़ सकता है सोचो। अगर नहीं बढ़ सकता है तो सीधा आउटफ्लो को कम करो। आउटफ्लो को कम करने के लिए क्या करोगे? डेट का रीपेमेंट करोगे बाय सेलिंग योर एसेट्स मे बी लेस देन मार्केट वैल्यू। सर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं करेंगे ना तो अगला वर्ड जो लिखा है वो हो जाएगा इंसॉल्वेंसी। हाँ या ना? या तो तुम तुम्हारे एसेट्स बेचो या तो बैंक आके बेचता। 1 2 3 सोल्ड। तब वो जो बेचते वो तो सेटिंग से बेचते, आपको पता होगा। बैंक जब एसेट्स बेचते हैं तो एकदम सेटिंग से बेचते, वो जो मार्केट वैल्यू है उससे बहुत ही घटिया वैल्यू पर बिकता है। मतलब अपने को तो भी प्रेस्टीज पॉइंट वाला, मतलब अपना एग्जांपल में अपने को 15,000 तो भी मिल रहे थे, बैंक जब बेचता तो 10-12,000। क्योंकि बैंक क्या करता है, वो ऑक्शनिंग का सब जगह पता नहीं चलने देता, अपने अपने नियर एंड डियर वालों को पता चलने देता है। वो 4-6 लोग आते, उनको मालूम रहता है इसका रियल वैल्यू कितना है, वो उसके हिसाब से उसका आधा वैल्यू में खरीद के ले जाते।
तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, क्या अपने को क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पे रुकना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी तक जाना है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, उससे बाहर आने के लिए क्या करोगे, पहले इनफ्लो मैनेज करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो एसेट्स को लेस देन मार्केट वैल्यू पर बेचना पड़ा तो भी बेचो, बट टू कमिटमेंट ऑफ आउटफ्लो को कम करो। गॉट इट? तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है, पढ़ते एक बार। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बोल्ड लेटर में लिखा है, is a position where cash inflow of a firm are inadequate to meet all its current obligations। जितना भी आपको देना है वो आपका करंट ऑब्लिगेशन है, उसको पे करने के लिए आपके पास इनफ्लो कम है, तो इस चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। एंड नीचे लिखा है इंसॉल्वेंसी। सो इंसॉल्वेंसी बेसिकली मींस इनएबिलिटी ऑफ अ फर्म टू रीपे वेरियस डेट्स एंड इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर हम कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है तो हमारी कंपनी कहां जाएगी, इंसॉल्वेंसी में चली जाएगी। तो हमें उसे बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एसेट्स को बेचना पड़ेगा। देखो नीचे की ये लाइन में लिखा है, जहां पहले ऊपर अंडर अपन ने हाईलाइट किया उसके नीचे मिला, क्या लिखा है पढ़ो। इफ डिस्ट्रेस कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फर्म मे हैव टू सेल इट्स एसेट्स इवन मेनी टाइम्स एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। वही सेम है जो अपन ने बोला। वो क्या करना पड़ेगा, अगर डिस्ट्रेस में रहोगे, लॉन्ग टाइम तक डिस्ट्रेस में रहोगे, क्या करना पड़ेगा, सेल योर एसेट्स एट लेस देन मार्केट वैल्यू बट सेल इट, एंड कमिटमेंट आपका कम कर दो, लोन रीपे कर दो। कंटिन्यूअस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लीड्स टू इंसॉल्वेंसी, कंटिन्यूअस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लीड्स टू इंसॉल्वेंसी। समझा अच्छे से? यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। विच इज योर चैप्टर नंबर 2? चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, लेवरेज। बिफोर वी गो टू लेवरेज, एक सिंपल सा बात जो आपने फाउंडेशन में मैथ्स में पढ़ा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जस्ट एक बार रिकलेक्ट करा के दे देता हूं मैं आपको। वो कंसेप्ट यहां पर हमारे काम में अभी नहीं आया, बट सिलेबस में शायद आगे आ सकता है। अगर कंपाउंडिंग मोर देन 1 टाइम इन अ ईयर रहेगा तो, अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली रहेगा तो, कोई एक जन बोलो, पीछे तो माइक पीछे दो, बोलो बोलो ना, आसपास वाले को बोल रही थी, हमें बोलो बोलो। हेलो हाँ सर, अगर 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है ईयर में तो रेट आधी हो जाएगी और नंबर ऑफ ईयर्स डबल कर लेंगे, मतलब सही बोल रहे हैं। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो पहले मतलब समझ लो, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब होता है साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है तो आपको 24% मिलेगा क्या? नहीं ना, 6% से 2 बार मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके मुताबिक R को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। एंड अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट है तो क्या 2 सालों में 2 बार मिलेगा? नहीं, 4 बार मिलेगा। तो 2n इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इफ, एक्स्ट्रा पेज है ना, इफ कंपाउंडिंग इज more than once in a year, if compounding is more than once in a year, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेमी एनुअल अगर रहेगा तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी एनुअल? 6 मंथली, हाफ ईयरली। ऐसे केस में R will be divided by 2 and N will be multiplied by 2। तो उसको 2 years अगर रहेंगे ना तो 4 टाइम्स बोलते, फिर 4 ईयर नहीं बोलते, 4 टाइम्स। समझे? एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% रहेगा तो इट विल बिकम 6%। देन अगर जस्ट फॉर एग्जांपल क्वार्टरली ले लेते हैं, व्हाट इज क्वार्टर? पीरियड ऑफ
पीरियड ऑफ 3 months इज कॉल्ड एज 1 quarter। तो क्वार्टरली अगर रहेगा आपका इंटरेस्ट तो क्या होगा? कंपाउंडिंग। साल में 4 बार, अगर साल में 4 बार है तो 12% को डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो 3% मिलेगा। और 2 सालों में इंटू 4 कर कर 8 बार मिलेगा। एग्जाम्पल था 2 years एंड एग्जाम्पल था 12%। समझा क्या? तो ऐसे केस में अगर क्वार्टरली रहेगा तो कैन वी से आर विल बी डिवाइड बाय 4 एंड एन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आपके कोई भी फॉर्मूले बदलते नहीं है, सिर्फ आर और एन बदलता है, सिर्फ आर और एन बदलता है। ऑनेस्टली बोलता हूं आपको, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर के बाद आप आपके पेरेंट्स को बोल सकते हो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो जनरली पेरेंट्स करते हैं, न्यू LIC पॉलिसी लिया, मनी बैक गारंटी, मनी बैक पॉलिसी, या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जो कोई रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है, जो आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद 4थे साल के बाद में इतना देगा, 6th ईयर में ये देगा, 9th ईयर में वो देगा। बहुत से प्लान मार्केट में बेचने के लिए लोग आते हैं, आप उसे अब इवेल्युएट कर सकते हो। इनफैक्ट आप बैंक का EMI खुद निकाल सकते हो। मालूम है अभी कैसे निकालेंगे सर हम बैंक का EMI? वॉट एवर लोन यू हैव टेकन टुडे वो क्या है? प्रिंसिपल है, मालूम है वो क्या है, मगर प्रेजेंट वैल्यू। वॉट एवर लोन यू हैव टेकन टुडे इज प्रेजेंट वैल्यू। अरे वो प्लांट एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन था ना, तो उसमें 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 3 लाख तुमने दिया, 17 लाख का लोन लिया आज के वैल्यू में, तो वो प्रेजेंट वैल्यू था। तो वैसे ही आपके पेरेंट्स ने अगर कोई होम लोन लिया रहेगा लेट्स से 40 लाख का, तो व्हाट इज 40 लाख? प्रेजेंट वैल्यू। नाउ बैंक इज टेलिंग योर पेरेंट्स दैट योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 9% एंड योर नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 10 years। एग्जाम्पल समझे मेरे साथ, एग्जाम्पल में हो। बैंक क्या बोल रहा है? लोन अमाउंट कितने का? 40 lakhs। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 9%। नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 10 years। अब आप मुझे बताओ, ये बन गया प्रेजेंट वैल्यू, ये बन गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बन गया आपका नंबर ऑफ ईयर्स, बट इंस्टॉलमेंट जो दिया जाएगा बैंक को आपके पेरेंट्स की तरफ से, वो एवरी ईयर देंगे या एवरी मंथ देंगे? क्या लगता है? बैंक का EMI पे होता है। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EMI? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स मंथली पेमेंट करेंगे। तो आप क्या करोगे? अभी जैसे सिखाया वैसे R को डिवाइडेड बाय 12 कर दो और N को इंटू 12 कर दो। आपका रिवाइज्ड R बन जाएगा 9/12 मतलब 0.75%, और आपका N बन जाएगा 10 years इंटू 12 120 टाइम्स। समझे कि नहीं? और इस तरीके से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको बोला गया कि भैया इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालो, कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू PVF। ये फॉर्मूला किसका है? फाइनाइट एन्युटी का है। क्या आपके पेरेंट्स बैंक को इंस्टॉलमेंट फाइनाइट दे रहे थे कि इंस्टॉलमेंट इनफाइनाइट थे? फाइनाइट थे, तो ये फॉर्मूला सही है। अब कैन यू मॉडिफाई दिस फॉर्मूला एंड मेक इट A इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? A क्या होता है? एन्युटी मतलब EMI ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हुआ ना, सही है क्या? तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? PV अपॉन PVAF R कॉमा N। खत्म। इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? इसको सॉल्व करते वक्त R कितना लोगे? 0.75%। N कितना लोगे? 120। सर आप 120 कैसे करेंगे? एक्सेल पे करो। क्या करोगे आप? या कैलसी पे 120 बार करना पड़ेगा, जिसमें शायद एरर आ सकता है। समझा एवरीवन? निकाल पाओगे ना बैंक के इंस्टॉलमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स करते पेरेंट्स, इन्वेस्टमेंट करने वाला जो वो एजेंट होता है ना, वो बोलता है सर अभी आप सिर्फ 2 लाख दो और आपको सर 4th ईयर में ये देंगे, 5th ईयर में वो देंगे, 6th ईयर में ये, 7th ईयर में ये। या 20 सालों तक पेरेंट्स को भरने लगाता है वो, और वो बोलता है सर 20 सालों बाद आपको एवरी मंथ इतना मिलेगा। सर पेरेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं जितना मिलने वाला है उससे, और पेरेंट्स इन्वेस्ट कर देते हैं। बट आप क्या कर सकते हो? आपके पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हो कि जो आपको मिलने वाला है पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करो। हाँ कि ना? और अगर आपके मिलने वाला अमाउंट छोटा है प्रेजेंट वैल्यू में और इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है,
तो आपके पेरेंट्स को आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाँ बोलोगे या ना? ना। और अगर आपको मिलने वाला अमाउंट ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में और इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम है, तो आपके पेरेंट्स को आप बोलोगे बिंदास इन्वेस्टमेंट करो। समझे क्या? तो इन्वेस्टमेंट के फैसले आज से फैमिली में आप भी ले सकते हो। वो अलग बात है आपके पेरेंट्स आप पे विश्वास कितना करते हैं ये आपको ही मालूम है, बट एक्चुअली आप थोड़ा सा इवेल्युएट करके सच में ये नॉलेज को यूज कर सकते हो। आइडिया तो आ गया आपको कि क्या बोले जा रहा है। चलिए, लेवरेज। आज वैसे मार्केट नीचे गिरा है, तो आज जब गिरा है नीचे तब क्या कर देना चाहिए? बेच देना चाहिए? खरीदना चाहिए ना? पैनिक में लोग बेच देते हैं। मे बी फ्यू ऑफ योर पेरेंट्स माइट गेट पैनिक, कितना हार्ड अर्न मनी है स्टॉक मार्केट में। मेरे गधे लड़के ने बोला था लगाने के लिए, पापा एसबीआई लो, एसबीआई बहुत भारी है पापा। आज तो एसबीआई डायरेक्ट डाउन है ना? कल तक आपको होशियार मान रहे थे, वो एसबीआई अप था, जितने से अप गया उससे ज्यादा डाउन गया आज। तो पेरेंट्स पैनिक में आके शायद बेच दे। उनको रोकिए, उनको बोलिए ये टेम्पररी होता है, सिर्फ याद रखिए ये टेम्पररी होता है। एंड बिलीव मी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंट्रीम बजट अभी वापस अभी आने वाला है ना। अभी जो बजट गया वो तो इंट्रीम था, अभी फाइनल बजट आने वाला है। जब फाइनल बजट आएगा उसके पहले ही मार्केट पूरा रिकवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिकवर होगा। ठीक है, तो ये जो डाउनफॉल्स होते हैं ना, ये हमारे लिए अपनी भाषा में अगर बात करूं तो सेल 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 चल रहा है, मार्केट में सेल चल रहा है। एसबीआई 15% ऑफ। यस, दिस इज द टाइम टू accumulate the shares, not sell the share, because everybody of us knows the buying rule and selling rule in market. Buy at low price, sell at high price. तो buy at low का टाइम है अभी। इसका मतलब अगर मेरे पास सेविंग में 5 लाख है, पूरे 5 आज ही लगा दूं क्या? थोड़ा 2 लाख लगाओ आज, शायद कल और गिरे तब और लगा देना। सर कल बढ़ जाएगा तो इट्स ओके, 2 लगा दिया ना, रो क्यों रहा है? समझे क्या? कभी भी इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज 2 लगाए, मार्केट कल नीचे जाएगा तो और 1 लाख लगा दो, और नीचे जाएगा तो और 2 लाख लगाओ। मगर उससे क्या होगा, आपका एवरेज बाइंग रेट और नीचे जाएगा, और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है, ये चीजों से इनफैक्ट मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिप्लाई करता है, कभी कभी नेगेटिवली करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला लेक्चर के पहले कि प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे थे, मार्केट ऊपर गया, बीजेपी के फेवर में थे। प्रेडिक्शंस अलग बात होती है, एक्चुअल चीज अलग होती है। अब जब हम देख रहे हैं कि मार्केट मतलब बीजेपी का खुद का अभी पार्टी बनना, आगे टिकना मुश्किल है, पीएम मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे वहां से शुरुआत होगी। अब तो बात यही होगी ना, आज शाम तक सब पिक्चर क्लियर होगा, वैसे काफी पिक्चर क्लियर होगा, बट फिर भी तो ऐसे सिनेरियो में मार्केट हिलता है। बट याद रखिए, एवरीथिंग हैज इट्स ओन रियल वैल्यू, उस रियल वैल्यू पर वो वापस आता है। ये जो अभी सेल हो रहा है ना, ये पैनिक सेलिंग रहता है। अरे बीजेपी नहीं आ रहा है, बेच दो, क्योंकि उन्होंने बोला था हम आएंगे तो मार्केट बढ़ेगा। अब ये नहीं आ रहा है तो मार्केट गिरने वाला है, उससे पहले मैं बेच देता हूं। फिर काफी लोग बेच रहे हैं तो मार्केट और नीचे जाता है, तो जो नहीं बेचने वाला है वो भी बेचता है, इससे मार्केट और नीचे जाता है। बट याद रखिए, उस वक्त जिनके पास बहुत फंडिंग सेविंग जमा रहती है ना, वो लोग बेचते नहीं, वो इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए वो अमीर बनते हैं। तो ये टाइम एक्चुअली इन्वेस्टिंग का टाइम रहता है, मगर पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना होता है, ट्रेंचेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है। मेरे को एक बात बोलो, मेरे बारे में जानकर क्या कर लोगे? सिंपल है, मेरे बारे में जानकर क्या कर लोगे? अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी भी बताया मैंने, ये भी बताया कि कैसे इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब मैं गरीब आदमी, मेरा इन्वेस्टमेंट्स कितना रहेगा? हजारों में रहेगा, पूरा पोर्टफोलियो 1 लाख के अंदर है, जो भी जिंदगी भर की आज तक की मेहनत। फिर जो है रेड्डी सर का है, मैं इधर खड़ा ऐसे एज ए फैकल्टी। हाँ,
तुम तो जानते हो उनका स्टाइल भी कैसा रहता है। हाँ बच्चों, ऐसे खड़ा है आदमी, मार्केट हिलने तो कुछ भी होने, तो वो ऐसे ही खड़े थे स्टेबल। हाँ बच्चों, समझ रहे क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको? अरे कुछ हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। हाँ चलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर। बहुत ही मजेदार, यहां से एफएम की शुरुआत होगी। एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आपके सिलेबस में भी नहीं था, यहां से एफएम शुरू होगा और आपको मजा आ जाएगा। लेवरेज, ओके। आपके टेक्स्ट बुक्स खत्म हो गए, तो आज शाम में वापस टेक्स्ट बुक्स आने वाले, मेरी बात हो गई है। आज शाम में नहीं आते तो कल सुबह आ ही जाएंगे पक्का, ठीक है। जिन लोगों के डिस्पैचेस ऑन द वे रहेंगे, ऑब्वियसली वो सब हो ही रहे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्टेज का, क्योंकि वो बुक का डिपार्टमेंट ही अलग है। लेवरेज की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लेवरेज का बेसिक मीनिंग मैंने क्या बताया आपको? सब लोग मेरे साथ रहेंगे, बोलो। लेवरेज मींस एडवांटेज। तो ये चैप्टर का नाम है लेवरेज। इस चैप्टर में आप नहीं लिखोगे कुछ भी, आप ध्यान दोगे। हम लोग बेसिकली 3 टाइप के लेवरेजेस देखेंगे। कितने? 3। ब्रॉडली स्पीकिंग 2 ही टाइप है, इसलिए मैंने एरोज यहां पे 2 ही दिए, ठीक है। बट तीसरा टाइप बाद में आता है। पहली चीज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। बोलो मेरे साथ बच्चों, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या होता है सर ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? ध्यान से सुनो। ऑपरेटिंग लेवरेज बोलूं या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलूं, एक ही बात है। सो DOL इज नथिंग बट, और करके मैं क्या लिख रहा हूं? ऑपरेटिंग लेवरेज। OL लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जनरली यूज नहीं होता है, DOL होता है, नहीं तो ऑपरेटिंग लेवरेज लिखा जाता है, ठीक है। अब सुनो, जब हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज टेकिंग advantage of operations of business। क्या लिखा है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। सबका ध्यान है? ओके। एडवांटेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस मतलब क्या? ये पेज छोड़ देते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। ऑपरेटिंग पार्ट ध्यान से समझते। पहले बिजनेस का ऑपरेशन क्या होता है? बिजनेस का ऑपरेशन क्या होता है? कोई भी बिजनेस क्या करता है? सबसे पहले गुड्स प्रोड्यूस करता है, सेल करता है। सेल करने से सेल्स का पैसा आता है, और गुड्स प्रोड्यूस करने का जो भी खर्चा है वो लेस होता है। गुड्स प्रोड्यूस करने के खर्चों को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? कितने टाइप में? 2 टाइप में। कौन से 2 टाइप होते हैं आपके कॉस्ट के? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल रहे, कॉस्ट शीट में जा रहे हो आप, उसके पहले आओ थोड़ा। यस, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बोलो बच्चों, कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग पार्ट। थोड़ा 2 मिनट के लिए आपने कॉस्टिंग में लेटेस्ट में यही पढ़ा है, मुझे पता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ। 3rd स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला सीखा है। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट का सेल्स माइनस कॉस्ट। वेरी गुड। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, करेक्ट। स्क्रीन पर देखिए, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसी को थोड़ा अपने स्टाइल से लिखेंगे अगर, तो सेल्स में से इस टोटल कॉस्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसको अभी अभी आपने बोला फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट कंपल्सरीली। फिक्स कॉस्ट पहले माइनस नहीं होगा, पहले माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलेगा? बचा हुआ फिगर मिलेगा। उस बचे हुए फिगर में से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। इस प्रॉफिट को हम बुलाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बुलाते हैं? बोलो।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स में से हमने क्या लेस किया? वेरिएबल कॉस्ट। कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना जो बचा उसको नाम देंगे कंट्रीब्यूशन। क्या नाम देंगे? कंट्रीब्यूशन। सर ये क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो बचता है उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस होता है तो आप उसको क्या बुलाते हो? प्रॉफिट। वैसे ही सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन बचेगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट हमने पहले लेस किया, कैन वी फर्स्ट डिडक्ट फिक्स कॉस्ट? मैंने बोला नो, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाई नो? यस, कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर होना चाहिए। क्यों फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट ओवर अ पीरियड रिकवर कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में वेरिएबल तो भी रिकवर हो जाना चाहिए। ओके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट पर होता है, तो जो हम सेल कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट वो प्रोडक्ट का खर्चा निकालना चाहते हैं। और जो फिक्स कॉस्ट होता है वो एक मिनट माइक पास कर जल्दी जल्दी। दोस्तों ये सब चीजें आप कॉस्टिंग में सीखोगे। कॉस्टिंग में ये सब चीजें कौन से चैप्टर में आती है? मार्जिनल कॉस्टिंग में आती है। किस में आती है? मार्जिनल कॉस्टिंग में आती है। जब यहां पर विनोद सर पढ़ाएंगे ना मार्जिनल कॉस्टिंग, जितने लोग मेरे क्लास में सब आंसर करोगे। ये फॉर्मेट पूरा आपके दिलो दिमाग में छाप दूंगा मैं विथ लॉजिक। मार्जिनल कॉस्टिंग का लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, बट जो भी मैं आपको समझाऊंगा उसका एप्लीकेशन आप मार्जिनल कॉस्टिंग में भी करोगे। ठीक है, बोलो बेटा। सर अब सेल कर रहे हैं, एक 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो जो हम सेल करने के लिए जो कॉस्ट इनकर किया ना सर, वो वेरिएबल कॉस्ट रहता है, तो हम फर्स्ट उसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि कितना हम उस पर हमारा मार्जिन बचा है, तो हम उस पर नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे। अगर सपोज फिक्स्ड पहले लेस कर दिया तो? फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड हम क्यों नहीं लेस करते? मतलब क्योंकि उसमें जो हमको मेन जो चाहिए ना सर, वो तो वेरिएबल कॉस्ट में ही इंक्लूड रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट में लेबर रहता है, मटेरियल्स रहते हैं, तो उसका फर्स्ट हमको निकालना पड़ेगा सर, तो बाद में से हम फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? वासुदेव। वासुदेव। कहाँ से हो आप? हैदराबाद से हो? नहीं सर, कर्नाटक। कर्नाटक से हो? वेरी गुड। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, बैठ जाओ। यहां पर कोई भी बिजनेस क्या करता है, नोट नहीं करना है बेटा, ध्यान दो, पहले आपको ध्यान देना है, नोट करने का गड़बड़ नहीं है। कोई भी बिजनेस क्या करता है? सेल्स करता है। सपोज फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है, सपोज हम मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। ओके, ये टी शर्ट हम पर यूनिट कितने में बेचे ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस टी शर्ट को बनाने के लिए मटेरियल लगता होगा, लेबर लगता होगा। ये मटेरियल लेबर कॉस्ट कौन से होते हैं? वेरिएबल होते हैं या फिक्स्ड होते हैं? कुछ लोग उसको भी आंसर नहीं कर रहे हैं। कॉस्टिंग सीखने की भी जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है ये। नंबर ऑफ टी शर्ट्स जितने ज्यादा उतना वो कॉस्ट अगर बढ़ता है तो उसको वेरिएबल बोलते हैं, और इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टी शर्ट्स अगर वो कॉस्ट उतना ही है तो उसे फिक्स बोलते हैं। तो मुझे बोलो, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये जितने टी शर्ट्स ज्यादा रहेंगे उतना कॉस्ट ज्यादा रहेगा, जितने टी शर्ट्स कम रहेंगे उतना ये कॉस्ट भी कम रहेगा। तो ये कॉस्ट कौन सा बन गया? वेरिएबल कॉस्ट बन गया। ओके, तो ये टी शर्ट को बेचते वक्त मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पता है। फिक्स कॉस्ट तो जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। नंबर ऑफ टी शर्ट्स जितने बनाएंगे उसके हिसाब से रेंट पे करते क्या? उसके हिसाब से सैलरी पे करते क्या ऑफिस स्टाफ की? नहीं। तो ये कॉस्ट कौन से बन गए? फिक्स कॉस्ट। तो ये कॉस्ट भी हमें रिकवर करना है, बट प्राइमरीली हमें क्या रिकवर करना है? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर आप पढ़ोगे कॉस्टिंग में, काफी लोग पढ़ भी चुके रहेंगे शायद जिन्होंने पहले स्टार्ट किया रहेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक सिंपल लॉजिक पर बेस्ड है। वो बोलता है यू शुड, अच्छा, कॉस्टिंग का बेसिक
चैप्टर हुआ है रेलेवेंट कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट? नहीं हुआ? कॉस्ट शीट चल रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आप एक और टाइप पढ़ोगे, रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट। अब मैं आपको समझा देता हूं, कॉस्टिंग का भी थोड़ा सा मुझे सिखाना पड़ रहा है। रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आपके फैसले से चेंज होता है। बोलो एक बार, रेलेवेंट कॉस्ट इज सच अ कॉस्ट विच चेंजेस एज पर योर डिसीजन, बट irrelevant cost is something which does not change with your decision. समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको सी इंटर में क्लास लगाना है नहीं लगाना है, वो सोच रहा है ऑफलाइन लगाना है कि ऑनलाइन लगाना है, क्या करना है, तो कहने से उसका ये फैसला और इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फीस का कोई संबंध नहीं है, हाँ या ना? सीए इंटर का आपका इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फीस इज डैश कॉस्ट, irrelevant cost whether you join offline classes or you join online classes. Do you agree all of you? Yes or no? तो क्या हो गया? वो irrelevant cost हो गया, समझे? बट relevant cost कौन सा हो गया? कि आप फेस टू फेस ज्वाइन करोगे तो क्या फीस रहेगा, वहां पर हॉस्टल में रहना पड़ेगा या आपका घर है, फिर खाना कहाँ खाना है, उसका मेस है या एक्स्ट्रा आपको कुछ पे करना है या नहीं करना है, तो ये सब कॉस्ट क्या बन गए? रेलेवेंट। क्यों बन रही रेलेवेंट ये कॉस्ट? बिकॉज आप ये क्लास कहाँ लगाते हो उसके हिसाब से चेंज होता है। डू यू एग्री? तो ये सब क्या बन गया? रेलेवेंट कॉस्ट। वैसे ही सेम बिजनेस में आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट होता है। मेरे एग्जांपल में टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का ये फैक्ट्री है मेरा, मुझे 200 टी शर्ट्स का ऑर्डर आया फॉरेन कंट्री से, एग्जाम्पल, ठीक है। वो 200 टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरा जो कॉस्ट रेलेवेंट रहेगा वो सिर्फ वेरिएबल रहेगा या फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा? रेलेवेंट कॉस्ट कौन सा रहेगा? ओनली वेरिएबल। एवरीवन फोकस, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। मेरे टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में 200 टी शर्ट्स का जो ऑर्डर आया, ये कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 1000 टी शर्ट्स बनते इधर, मैं अभी बना रहा हूं 400 500, और कितना बन सकता है? 500 और बन सकता है। मुझे टी शर्ट्स का ऑर्डर सिर्फ 200 का आया है। वो 200 टी शर्ट्स मैंने बनाना है, कितने में बेचना है, उसके लिए मैं कौन सा कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए? मटेरियल लेबर वाला वेरिएबल कॉस्ट या रेंट सैलरी वाला फिक्स कॉस्ट या दोनों? लॉजिकली तो दोनों लगता है अपने को, क्योंकि बचपन से अपन ने सीखा है प्रॉफिट है तो धंधा कर, नहीं है तो मत कर। पर मुझे एक बात बोलो, मैंने बोला आपको कि 500 टी शर्ट तो मैं वैसे भी बना रहा हूं, 500 टी शर्ट्स तो मैं वैसे भी बना रहा हूं, प्लस 200 का ऑर्डर आया, मैं सिर्फ 200 की बात कर रहा था, बराबर है? सिर्फ 200 की बात कर रहा था ना मैं। अब आप बोलिए ये 200 के लिए अगर मैं कल जाके ये ऑर्डर छोड़ देता हूं तो रेंट ऑफ फैक्ट्री कितना रहेगा? अगर 2 लाख है तो 2 लाख ही रहेगा। अगर सैलरी मेरे स्टाफ का 50,000 है तो ये ऑर्डर छोड़ दिया तो सैलरी कितना देना पड़ेगा? 50,000 देना पड़ेगा। तो कहने से ये 2.5 लाख मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। तो फिर मैं ये 200 के लिए उसको कंसिडर क्यों कर रहा हूं? क्या वो कॉस्ट ये 200 टी शर्ट्स की वजह से लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो फिर आप कंसिडर क्यों कर रहे हो? अरे छोड़ो ना। अगर कॉम्पिटिटिव टेंडर फाइल करना था आपको, फॉरेन मार्केट का एक्सेस मिलने वाला था आपको, तो आप ये कॉस्ट को क्यों कंसिडर कर रहे हो? आप सीधा सीधा देखो, आपका कपड़ा कितने का आता है? कपड़ा आता है सर हमारा 250 का, लेबर का खर्चा कितना है? 100 का है, टोटल खर्चा कितना हो गया? 350 हो गया। बस बेच दो टी शर्ट 500 रुपए में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर सर वो जो फिक्स कॉस्ट है ना, उसका पर टी शर्ट कॉस्ट सर 200 रुपये है, तो ऐसा देखा जाए तो 550 हो गया, हमें 500 में बेचने से 50 रुपए का नुकसान हो रहा है सर। मेरा एग्जांपल समझा क्या? ब्लैक टी शर्ट आपके पीछे, हाँ बोलो बेटा क्या एग्जांपल है? ध्यान दो इधर। हाँ 250 का कपड़ा हो गया, 100 रुपए का वेजेस हो गए, टोटल खर्चा वेरिएबल कॉस्ट वाला 350 हो गया, फैक्ट्री का रेंट और बाकी फिक्स कॉस्ट मिलाकर पर टी शर्ट 200 रुपया है, टोटल कॉस्ट मेरे और आपके मुताबिक 550 है। मगर फॉरेन कंट्री वाला बोल रहा है 500 में बेचो, शुड वी सेल? आंसर इज यस सर। वाई सर? अगर वो ऑर्डर छोड़ दिया तो भी ये 2.5 लाख खर्च होने वाला है। अगर ऑर्डर लिया
तो कम से कम कुछ फायदा होगा। सर कैसे सर, मगर लॉस हो रहा है 50 रुपीज पर टी शर्ट। आपका फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है। आपका टी शर्ट कितने में बन रहा है वेरिएबली? 350 में। इसको एवीसी बोलते हैं, अगर आपको पता होगा तो। क्या बोलते हैं इसको? एवीसी। व्हाट इज एवीसी सर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और पर टी शर्ट तुम बेच पा रहे हो 500 में, तो अभी भी पर टी शर्ट आपका कंट्रीब्यूशन 150 है। आपका कंट्रीब्यूशन पर टी शर्ट 150 है। इज द कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव? यस, एक्सेप्ट इट, सेल। थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। 50 रुपीज पर टी शर्ट लॉस होने के बावजूद भी आप बोल रहे हो ले लो सर, क्योंकि 550 का कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट नहीं था। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है योर फिक्स्ड कॉस्ट इज इररिलेवेंट, whether you manufacture that 200 t-shirts or you don't manufacture that 200 t-shirts, anyways you are manufacturing 500 t-shirts, so rent, salary, ये कॉस्ट तो आज भी जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा 200 t-shirts की वजह से जाने वाला नहीं है, तो उसको कंसिडर मत करो। वो कौन सा कॉस्ट बन गया? इररिलेवेंट कॉस्ट बन गया। सो मार्जिनल वर्ड कहां से आया था? याद है इकोनॉमिक्स में पहली बार पढ़ा था आपने। एडिशनल यूनिट के कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, याद है आपको? तो आप बोलिए एडिशनल यूनिट बनाते वक्त आपको कौन सा कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है, वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल लगता है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपके लिए मेन है। यहां तक समझ गए आपको? वेरिएबल कॉस्ट मेन है। तो सेल्स में से अगर मैं सिर्फ वेरिएबल लेस करूं तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके बेसिस पर फैसले लेने हैं हमको। तो हमने उसको नाम क्या दिया? कंट्रीब्यूशन। और फिर उसमें से माइनस कर दिया अगर फिक्स कॉस्ट, तो हमको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एफएम में बुलाते हैं EBIT। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके एवरीवन, कैन वी मॉडिफाई दिस सीक्वेंस एंड राइट इट सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, और जो बचा हुआ फिर उसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेल्स में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे अगर, तो बचा फिगर का कोई इंपॉर्टेंस ही बचेगा नहीं, क्योंकि अपने इररिलेवेंट कॉस्ट पहले माइनस कर दिया। समझे? इररिलेवेंट क्यों है सर? वो तो पे कर रहे ना सर हम। तू 200 टी शर्ट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस अगर नहीं भी करता ना, तो भी तेरे को पे करना पड़ता। कितना सर? पूरा 2.5 लाख। अभी कितना पे करना पड़ रहा है? पूरा 2.5 लाख। तो तू मैन्युफैक्चरिंग 200 टी शर्ट करेगा एक्स्ट्रा या नहीं करेगा? उससे तेरा वो 2,50,000 का फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, तो उसको कंसिडर क्यों कर रहा है? उसको बाद में कंसिडर कर फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। पहला इंपॉर्टेंस दे तू वेरिएबल कॉस्ट को। तो फॉर्मेट क्या बना बोलो? ऑपरेटिंग पार्ट का फॉर्मेट क्या बना? सेल्स माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, मिलेगा EBIT, जिसको हम बोल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिवाइज विथ मी वंस अगेन। सेल्स माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EBIT? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लास्ट बेंच उस साइड, ध्यान दो भाई, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं 2-3 बार। मेरी जिंदगी में 5,000 बार हो गया रहेगा कम से कम, आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। तो ये मेरा ऑपरेटिंग पार्ट है, इसका लेवरेज पढ़ रहे अपन लोग। इसका लेवरेज पढ़ रहे मतलब क्या? इसमें एडवांटेज चाहिए अपने को, इसमें हमें एडवांटेज चाहिए। ठीक है, इसमें एडवांटेज चाहिए तो क्या करेंगे सर? इसमें अगर एडवांटेज चाहिए तो क्या करेंगे? देखो, सेल्स एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान दो, आपको लिखना नहीं है, आपको मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, उसका वरी नहीं है, आप ध्यान दो इधर। सेल्स सपोज 10 लाख से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट। एज यू ऑल माइट बी अवेयर, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ सेल्स, बराबर ना? जब अपन बोलते हैं इट वैरीज एज पर आउटपुट, तो इसका मतलब वो सेल्स का परसेंटेज रहना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स। कितना? 70% ऑफ सेल्स। तो कितना हो जाएगा? 7 लाख का वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो बचा हुआ 3 लाख क्या है? क्या है बोलो? जितना ज्यादा बार तुम रिपीट करोगे, बोलोगे मेरे साथ, उतना कंफर्टेबल हो जाओगे ये सब चीजों में,
व्हाट इज दिस? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। सपोज गिवन है, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं 1 लाख, तो बचा हुआ ये 1 लाख क्या आ गया? रेंट, सैलरी, सब। अब ये क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑल्सो कॉल्ड एज, और करके लिख रहा हूं मैं EBIT। कितना? 2 लाख। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EBIT? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान से सुनो, एक ऐसा अर्निंग जिसमें से अब तक इंटरेस्ट भी लेस नहीं हुआ है, टैक्स भी लेस नहीं हुआ है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स? दोस्तों, इंटरेस्ट आपका ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इसलिए इंटरेस्ट लग रहा है क्या? नहीं। लोन लिया था इसलिए इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो फाइनेंसिंग का खर्चा है। किसका? फाइनेंसिंग का खर्चा है। वो खर्चों के पहले का प्रॉफिट, उसको हम बुलाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से हमने अभी तक कौन से खर्चे लेस नहीं किए? फाइनेंसिंग वाले खर्चे लेस नहीं किए। फाइनेंसिंग वाले मतलब क्या? इनका इंटरेस्ट, डेट वाले अगर रहेंगे तो इनका इंटरेस्ट, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। आप भी तो हमें फाइनेंसिंग दियो, आप कौन हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। हमारी कंपनी ने आपसे क्या लिया है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमारी कंपनी आपको क्या देती है? डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, करेक्ट? आप डेट होल्डर्स, आप हमारी कंपनी को क्या दियो? लोन। आपके लोन पे मेरी कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट। तो ये 2 खर्चे और बचा हुआ गवर्नमेंट का टैक्स वैक्स देने के बाद, मतलब पहले इनका खर्चा लेस होगा। ये कौन है? डेट होल्डर्स। इनका खर्चा क्या है? इंटरेस्ट। पहले इसको लेस करेंगे, फिर आपका खर्चा लेस करेंगे कि गवर्नमेंट को टैक्स देंगे? बोलो, गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। बिल्कुल सही है। क्यों सर? क्योंकि इनका जो खर्चा हो रहा है वो डिविडेंड है, वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। तो पहले गवर्नमेंट को दे दो टैक्स, अब जो बचेगा इनको दो फिक्स रेट से, ऑफ कोर्स। लास्टली जो बचेगा वो इक्विटी वालों का है, करेक्ट? ये जो भी हम बांटे जा रहे हैं, कैन वी कॉल दिस एज फाइनेंसिंग एक्सपेंस? क्योंकि हमने पैसा उठाया इसलिए देना पड़ रहा है। तो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर कॉल्ड? फाइनेंसिंग। इज दिस माय फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर? नो, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग एक खर्चा। इज द क्लासिफिकेशन क्लियर? दिमाग में क्लासिफिकेशन क्लियर है? जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा लग रहा है, भले वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, कहां आता है? ऑपरेटिंग में आता है। पहले क्या लेस होता है? वेरिएबल। फिर क्या लेस होता है? फिक्स्ड। कौन सा लॉजिक है? मार्जिनल कॉस्टिंग का लॉजिक है। क्या लॉजिक बोलता है? ऑलवेज कंसिडर रेलेवेंट कॉस्ट फर्स्ट एंड देन कंसिडर इररेलेवेंट। फॉर डिसीजन मेकिंग टेक ओनली रेलेवेंट कॉस्ट। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के सभी फैसले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे होंगे कि कंट्रीब्यूशन पे होंगे? कंट्रीब्यूशन पे होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है फिक्स कॉस्ट गया तेल लेने, किस पे ध्यान दो? वेरिएबल कॉस्ट पे, और अपने फैसले लो बिजनेस के। समझे? नाउ I want to take, my company want to take the advantage of this part. I will call this as scenario 1. Scenario 2, what I can do? I can increase the sales. You know, बहुत मेहनत करके मैं सेल्स बढ़ा सकता हूँ। मेरा सेल्स अगर मैंने 10% से बढ़ाया, तो लेट अस सी क्या होता है। सेल्स अगर 10% से बढ़ेगा दोस्तों, तो मेरा नया सेल कितना हो जाएगा? 11 लाख। एवरीवन कैन आंसर विद मी? बोलो आगे। वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख ही रखू क्या? नहीं, 70% ऑफ 11 लाख हो जाएगा। और वो कितना होगा? कितना? 7,70,000 रुपीज। तो बचा हुआ 3,30,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आया। टेल मी, अब तक मुझे एडवांटेज मिला क्या? तो आप बोलोगे सर सेल्स आपने बढ़ाया 10% से मेहनत कर कर, और आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो भी 10% से बढ़ा। आपको मेहनत का फल मिला सर, एडवांटेज कुछ नहीं मिला। कुछ बोला, समझा क्या? आपको आपकी मेहनत का फल मिला है। जितना आप सेल्स बढ़ा रहे हो उतना ही फायदा हुआ है आपको कुछ एडवांटेज नहीं मिला। एडवांटेज तब मिलेगा सर जब आप मेहनत कर रहे हो 10% की और आपको उससे ज्यादा के रिटर्न्स आ रहे हैं, तब आप बोलो एडवांटेज मिला। इज दिस एडवांटेज? नो। इसके आगे बढ़ते, फिक्स कॉस्ट।
कितना लू? कितना? पक्का 1 लाख? क्यों? यस, आउटपुट बढ़ने के बाद वो कॉस्ट नहीं बढ़ता, तो ये कॉस्ट कितना लेंगे? 1 लाख। अब कितना बचा? 2,30,000 बचा अभी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब 2,30,000 अगर मैं देखूं परसेंटेज चेंज वाइज, आप सबको मैथ्स के दुश्मन हो, परसेंटेज चेंज निकालने आता क्या? कैसे निकालते? देखो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी is equal to new EBIT minus old EBIT divided by old EBIT into 100. In short, change divided by original into 100. कितना हुआ? 15% हुआ। कितनी मेहनत की थी? 10% की, और फल कितने के मिले? 15% के। आर यू गेटिंग एडवांटेज? यस। कितना? 5% एक्स्ट्रा। 10% मेहनत करने के बाद 15% अगर मिल रहा है तो कितना गुना एडवांटेज हुआ? 5 गुना हुआ। अगर 10% का मेहनत कर रहा हूं और मुझे बेनिफिट 15% का मिल रहा है, 1.5 हुआ ना। 5 टाइम मतलब 50% होना चाहिए था। 10% की मेहनत करते 5 टाइम रहता तो 10 इंटू 5 50%। 50% नहीं है वो, 15% है वो। कितने गुना एडवांटेज मिला? 1.5 टाइम्स का। समझा क्या? नाउ दिस 1.5 टाइम्स इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या बोलते हैं 1.5 टाइम्स को? ऑपरेटिंग लेवरेज। जो एडवांटेज मिला ड्यू टू ऑपरेशन वो होगा 1.5 टाइम्स। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं DOL का फॉर्मूला। क्या आप बता सकते हो फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन, वेरी गुड, EBIT डिवाइडेड बाय, बोलो सब लोग, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। लेवरेज का पहला फॉर्मूला निकाला हमने। हमारा परसेंटेज चेंज इन EBIT 15%, परसेंटेज चेंज इन सेल 10%। हमारा आंसर 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स लिखो मत, ध्यान दो पहले। समझा क्या अच्छे से? अच्छा, ये एडवांटेज तो मिला, बट किस आइटम की वजह से मिला? इधर सेल्स की वजह से मिला। सेल्स बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ा। देख लो, 7 का 7 70 हो गया है। कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ा है, फिक्स कॉस्ट की वजह से। करेक्ट। किसकी वजह से? फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा है ये सब। क्या ये बात सबको समझी? क्योंकि दोस्तों कंट्रीब्यूशन तक हमने बोला था कोई एडवांटेज नहीं मिला, जितनी मेहनत किया उतना ही फल मिला। एडवांटेज क्या का? आप अगर बहुत मेहनत करोगे और इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप पास हो जाओगे, मैं बोलूंगा वाह बेटा क्या एडवांटेज मिला, क्या लक है तेरे। आप बोलोगे ठीक है सर, ऐसा तो मत बोलो लक है। दिन रात मेहनत किया सर, इतने टाइम क्लासेस में आपके साथ सिंसियरली पढ़ा है, जब जब नींद आई है खड़े रहे मगर सोए नहीं। ऑब्वियसली दैट्स ग्रेट। एक्चुअली ये जो ऐसा होता है ना, नींद आने के बाद खुद ही खड़े रहे 5 मिनट फिर बैठ गए, इट्स गुड रादर देन, है ना? तो 5 मिनट 2 मिनट खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे वाला भी एडजस्ट कर लेता है, बट एटलीस्ट हाँ 1 आध मिनट खड़े रहने से वो नींद भी तो उड़ जाती। तो ऐसे केस में आपको, अगर मैं बोलूं आपने 100% मेहनत की और एग्जाम्पल आप डॉट पास हुए, कितने पे पासिंग है? 150 ईच ग्रुप, 200 बोथ, 300 बोथ द ग्रुप्स, और आपका स्कोर आया 300 डॉट। और सपोज इसमें भी खुश हो यार आप, हद हो गई। तो अगर ऐसे सिनेरियो में आप मेरे पास स्वीट्स लेके आए और मैं आपको बोलूं अरे बेटा क्या लक है तुम्हारे, कितना अच्छा एडवांटेज मिला तुमको, आप बोलोगे सर थैंक यू वेरी मच, पासिंग कांग्रेचुलेशन तक ठीक है सर, पर बहुत मेहनत की मैंने। ये 300 एक्चुअली कम है, मैंने लिटरली लास्ट के 4 महीने कहीं नहीं गया हूँ, क्लासेस सिंसियरली अटेंड किया हूँ, सब फंक्शंस मिस किए, लिटरली पढ़ाई की है।
ये 300 एक्चुअली कुछ नहीं है सर। एक आदमी ने अगर आपको बोला कि अरे तू तो कितना लकी है, तू दोनों ग्रुप पास हो गया, भाई लक नहीं मेहनत है, बोलोगे नहीं कि नहीं आप? यस और नो? बट अगर सच में आपने मेहनत कम की रहती, आपको उम्मीद भी नहीं रहती थी कि आप पास होने वाले हो, और अगर आपका स्कोर 350 400 आता है, हाँ, और कोई बोलता है कितना मेहनत किया भाई 400, आप बोलोगे नहीं नहीं भाई लक है। होता है कि नहीं? तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसको एडवांटेज बोलते हैं आप। यहां पर आप सेल्स में मेहनत कितनी कर रहे थे? 10%। वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ा? 10। कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा? 10%। यहां तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई एडवांटेज नहीं था, जितनी मेहनत किया उसी का रिवॉर्ड मिला था। बट बाद में क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट था और इसकी वजह से आपका ईबीआईटी ज्यादा रेट से बढ़ा। तो ये सब किसकी वजह से मिला आपको? फिक्स कॉस्ट की वजह से मिला। तो इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद करेंगे, फिक्स कॉस्ट। ये सब एडवांटेज किसकी वजह से मिल रहा है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो एक काम करो ना, ये सब घूम फिर कर इसकी वजह से मिल रहा है ना, तो डायरेक्टली इस पर फोकस करो और इसका इंपैक्ट निकालो, डायरेक्टली ऑपरेटिंग लेवरेज समझ जाएगा। किसी भी चीज का इंपैक्ट निकालना होगा तो क्या करते आप? उस चीज के पहले और उस चीज के बाद को कंपेयर करते। चलो एग्जांपल, आज क्लास के पहले 2:30 के पहले और आज 4:30 के बाद अगर आपके वैल्यू एडिशन कुछ हुआ है, इसका मतलब आज का क्लास मजेदार था, बराबर कि नहीं? अदरवाइज अगर 2:30 के पहले जितना भी आपको होपलेस लगता था, 4:30 को भी आप उतने ही होपलेस फील कर रहे हो, तो क्या एडवांटेज था क्लास का? कुछ नहीं। बट अगर 2:30 को आपको लग रहा है कि आज कुछ मजेदार सीखेंगे और 4:30 को आपको लगा कि वाह लवरेज में मजा आ गया, तो ये था आज की क्लास का इंपैक्ट। कोई भी चीज का इंपैक्ट मेजर करने के लिए उस चीज के पहले और उस चीज के बाद को कंपेयर करते हैं आप। डू यू अग्री? नाउ इस चीज के पहले, फिक्स कॉस्ट के पहले क्या दिख रहा है? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के बाद क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी। दोनों को अगर कंपेयर करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो डिवाइड करके देख लो आप, कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 लाख, ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। तो आपका डीओएल का दूसरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? और डीओएल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट के पहले कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के बाद ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपका आंसर 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख विच कम्स टू अगेन 1.5 टाइम्स। बट दो फॉर्मूलेज है, नीचे वाला फॉर्मूला सिंगुलर डेटा के लिए एप्लीकेबल है, मतलब दो डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या? अगर आपको लेवरेज दोनों के बीच पूछा रहेगा, दो डेटा के बीच, फॉर्मूला नंबर 1 यूज करो। एक सिंगल डेटा पर पूछा रहेगा, फॉर्मूला नंबर 2 यूज करो। दो डेटा दिया है, दोनों पर पूछा है, दोनों सिंगुलर सिंगुलर हो जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला यूज कर पाओगे आप, बट दोनों का आंसर अलग आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला अगर आप दूसरे डेटा पर लगाओगे तो 1.5 नहीं आता है आंसर। देख लो आप कितना आता है? 3,30,000 लो कैलसी डिवाइडेड बाय 2,30,000, 1.43 टाइम्स आया क्या? इज इट 1.5 टाइम्स? नो। तो ये आंसर आपका कब, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? जब आपको सिंगुलर डेटा दिया रहेगा तो नीचे वाला फॉर्मूला, जब आपको दो डेटा के बीच का लेवरेज पूछा रहेगा तो ऊपर वाला परसेंटेज चेंज वाला। अगर दो डेटा दिया है, दोनों पर लेवरेज पूछा है, तो आंसर कितने आएंगे? 2। मतलब नीचे वाला फॉर्मूला दोनों जगह यूज करो, दोनों जगह अलग अलग आंसर आएगा। अपने एग्जांपल में 1.5 आया था एंड 1.43 आया था। आर यू वेरी क्लियर? तो हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज? 2 फॉर्मूलाज आर देयर। पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? ध्यान से सुनो, तुम सेल कितने से बढ़ाए और रिजल्टेंटली तुमको आंसर, रिजल्टेंट आंसर तुम्हारा कितने से बढ़ा। तो आप मुझे बोलो ऑपरेटिंग कहां से शुरू होता है? ऑपरेटिंग पार्ट कहां से शुरू होता है? सेल्स से। पूरा क्लास आंसर देगा, पास होना है ना सबको? बोलो ऑपरेटिंग पार्ट कहां से शुरू होता है? सेल्स। माइनस क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। माइनस क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। क्या मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी मिलता है। अब मेहनत कर कर किसको बढ़ा रहे हो? सेल्स को।
रिजल्टेंट बेनिफिट कहां चाहते हो? ईबीआईटी पर चाहते हो। समझा? इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूं तो कॉज क्या है? सेल्स। इफेक्ट कहां चाहिए? ईबीआईटी। समझे? तो आप मेहनत कहां कर रहे हो? सेल्स बढ़ाने में। रिजल्टेंट आंसर आपको कहां मिल रहा है? ईबीआईटी बढ़ने में। सेल्स कितने से बढ़ा? 10%। ईबीआईटी कितने से बढ़ा? 15%। तो कितना बेनिफिट मिला? 10 के सामने 15 is called as 1.5 times, because for every 1% how much? 10% के लिए 15%, तो 1% के लिए 1.5%. For every 1% change in sale, your EBIT is changing by 1.5%. Friends, this is called operating leverage. You are taking advantage of operations. Operations कहां से शुरू हुए थे? सेल्स। एंड कहां हुए थे? EBIT. तो ये एडवांटेज क्यों मिला तुमको? ये एडवांटेज सर सेल्स बढ़ाने से मिला? नहीं। वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ा? नहीं मिला एडवांटेज। कंट्रीब्यूशन भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा? यहां तक भी कुछ नहीं हुआ, मगर फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट था, और क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट था इसलिए आपका रिजल्टेंट ईबीआईटी ज्यादा बढ़ा, इसीलिए आपको एडवांटेज मिला। तो एक्चुअली एडवांटेज किसकी वजह से मिला? फिक्स कॉस्ट। बॉक्स में डाल दो फिक्स कॉस्ट को। इमेजिन है फॉर्मेट, इमेजिनेशन फॉर्मेट है क्या? तो बॉक्स में क्या है? उसके ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। उसके नीचे क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी। फॉर्मूला क्या बनना चाहिए अगर मुझे फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट देखना है? इंपैक्ट देखने के लिए बिफोर एंड आफ्टर को देखते, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला कहां यूज करने का? जब बिटवीन टू लेवल रहेगा तब। बट अगर सिंगुलर डेटा दिया रहेगा तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अगर 2 लेवल है या 3 लेवल्स है, तीनों पर आपको डीओएल निकालने बोला है, एट ईच लेवल बोला है। आंसर कितने चाहिए? 3। कौन सा फॉर्मूला? सेकेंड फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। आर यू क्लियर? एनी डाउट्स? लिखेंगे? लिखो। सबसे पहले यहां पर पेज नंबर 18 पर आपका लेवरेज शुरू होता है, बराबर? एक काम कर सकते हैं, आपके पास अगर नोटबुक है तो आप नोटबुक में मेरे साथ लिखकर ये जो जगह है यहां पर घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर नहीं तो डायरेक्टली इधर करो, बट नोटबुक में प्रैक्टिस करो। कुछ भी कर कर घर पर प्रैक्टिस जरूर करना है। करोगे ना? चलो लिखते हैं। नोटबुक रहेगा ना? नहीं है? नो नोटबुक, बट एक चैप्टर के लिए मैंने बोला था 100 पेजेस का बना लो। जब आएगा तब बनाओगे। चलो कोई बात नहीं। यहां पर लिखेंगे लेवरेज। जो नोटबुक में लिख रहे हैं वो नोटबुक में लिखेंगे। कितने टाइप के लेवरेज है मैंने बोला? 3, बट ब्रॉडली 2 ही है। हम फिलहाल 2 लिखेंगे, बाद में एक बीच में आएगा। अब लिखना है बेटा मेरे साथ। ठीक है? सो फर्स्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज। बोलो। हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो, हाँ, विद इन नॉर्मल कैपेसिटी होता है। कभी भी जब मैं बोलता हूँ फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट है, कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, वो कभी भी विद इन गिवन कैपेसिटी होता है। इसलिए मैंने एग्जांपल में भी क्या बोला? सपोज ये फैक्ट्री है जिसमें 1000 टी शर्ट्स बन रहे हैं और मैं सिर्फ 500 बना रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैंने सिर्फ 200 का ही ऑर्डर लिया है। अगर मैं एक्स्ट्रा 1200 का ऑर्डर लेता था, 1200 का, तो मेरा फिक्स कॉस्ट सेम नहीं रहता था ना। तो कभी भी याद रखिए, जब आप बोलते हो फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होता है, वो विद इन गिवन कैपेसिटी फिक्स होता है। ठीक है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज, इसके नीचे हम लिखेंगे टेकिंग एडवांटेज ऑफ
टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस दैट इज डैश। किसका एडवांटेज ले रहे दोस्तों? किसका एडवांटेज ले रहे हम? फिक्स कॉस्ट। तो दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो डीओएल का पहला फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर। डीओएल का फर्स्ट फॉर्मूला याद है? परसेंटेज चेंज वाला बोलो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जैसे ये लेवरेज लिख रहे हो वैसे और दो आएंगे, 3 है टोटल मैंने बोला आपको, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और इस डीओएल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, अनदर नेम ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बुलाओ या ऑपरेटिंग लेवरेज बुलाओ। सर एग्जाम में डॉल लिखा तो चलता है डीओएल, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईबीआईटी डीओएल ये एकदम स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म से एग्जाम के एंगल से, ठीक है। अब डीओएल का दूसरा फॉर्मूला वो जो इंपैक्ट वाला फॉर्मूला था वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। लॉजिक क्या है? किसी भी चीज का इंपैक्ट मेजर करना है तो उसके पहले को उसके बाद से कंपेयर करते हैं। तो यहां पर हम इंपैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट मेजर करना चाहते हैं। हमारे एग्जाम में अगर हमको ये फॉर्मूला क्लिक नहीं होते तो हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे रफ में। आपके पेपर का लास्ट पेज आप रफ पेज यूज कर सकते हो, सीधा लिखने का सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक का पार्ट। ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या और फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ओके। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब अगर आपके पास पेज सच में नहीं है, नोटबुक अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो यहां के एक्स्ट्रा पेज पे आ जाओ, जो पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 आगे एक्स्ट्रा पेज मिला, वहां पर आप लिखोगे, उसको भी शिद्दत से यूज करो। ऐसा एक्स्ट्रा पेज इसलिए एक्स्ट्रा मत यूज करो, ठीक है। हम यहां पर लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डीओएल, एग्जाम्पल ऑफ डीओएल particulars case 1 case 2, example of dual particulars case 1 and case 2, हार्डली 4-5 लाइन्स, ठीक है। स्टार्ट करें, रेडी हो सब लोग? बोलो शुरुआत किससे करेंगे? सेल्स के साथ। थोड़ा मालिक बोलो सेल्स के साथ शुरुआत करो। सेल्स कितना लेंगे? 10 लाख माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 70%। सब ध्यान देंगे, बोलो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 70%, 7 lakhs। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन, मेरे आगे मत जाओ, साथ साथ चलो। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 3 lakhs। अब ध्यान दो, नंबर चेंज हो रहे हैं। माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, इस बार लूंगा 2 lakhs। जानबूझ के नंबर चेंज हो रहा है, जो लोग हमारे आगे जाएंगे उनके लिए सजा। साथ साथ चलो, मेरे से आगे मत बढ़ो। EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 1 लाख। रिवाइज्ड डेटा, सेल को इंक्रीज कितने से करेंगे? 10% से इंक्रीज करेंगे। सेल को इंक्रीज करेंगे 10% से। बोलिए कितना हो जाएगा? 11 lakhs। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना बनेगा?
7,70,000, तो बचा हुआ नंबर 3,30,000। यहां तक एडवांटेज मिला क्या? हाँ हाँ बोले हाँ। कहाँ है? 3 लाख का कंट्रीब्यूशन 3,30,000 हो रहा है, जितने की मेहनत कर रहे हो उतना ही रिजल्ट आ रहा है, तो नहीं मिला। बट यहां पर अब फिक्स कॉस्ट जो है 2 लाख था और कितना बनेगा? 2 लाख ही रहेगा। तो आपका रिजल्टेंट ईबीआईटी 1,30,000 आ जाएगा। अब मुझे बोलो कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 1 लाख का फिगर 1,30,000 अगर होता है तो आपको कैलसी चाहिए क्या देखने के लिए? 30%। एवरीवन कितना? मैथ्स के दुश्मनों 30%, ऑल ऑफ यू। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी will be nothing but 1,30,000 minus 1 lakh divided by 1 lakh into 100, कितना आएगा? 30% आएगा। Now can you tell me what is your dual? How much is your dual? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है इस बार? 3 times। कितने गुना एडवांटेज मिला आपको? 3 गुना। क्यों सर 3 गुना? 10% अगर सेल्स में मेहनत कर रहे हो तो 30% प्रॉफिट में मेहनत हो रही है, तो मतलब रिजल्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली 3 गुना एडवांटेज हो रहा है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कितना आएगा दोस्तों? 30% by 10% is equal to 3 times. What is the meaning of 3 times dual? Every 1% change in sales will lead to 3% change in EBIT. Every 1% change in sales will lead to 3% change in EBIT. तो एडवांटेज मिला ना फिर? किसकी वजह से हुआ ये? बॉक्स में बंद करो उस फिक्स कॉस्ट को। उसके ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या है? EBIT। तो बोलो DOL का दूसरा फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कितना हुआ दोस्तों? फर्स्ट डेटा ही लेना है आपको, 3 lakhs डिवाइडेड बाय 1 lakh आया 3 टाइम्स। सेकेंड डेटा लोगे तो आंसर मैच नहीं होगा, बिकॉज वो सिंगुलर डेटा का क्वेश्चन है। इसका मतलब एग्जाम में अगर 2 डेटा दिया, दोनों पर लेवरेज पूछा तो सेकेंड फॉर्मूला, बट अगर दोनों डेटा के बीच लेवरेज पूछा तो फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, तो आपका दोनों फॉर्मूलाज रेडी है। ये दोनों फॉर्मूलेज हमने ऊपर लिखे क्या? कहां लिखे हमने? फर्स्ट इस पे लिखे, दिख रहे हैं आपको? ऑपरेटिंग लेवरेज हमने लिखा इधर, एग्जाम्पल आपने लिखा उधर। हेड डाउन वाले लोगों को उठाओ जरा, रिवीजन करना है। बोलो ऑपरेटिंग लेवरेज कहां से शुरू होता है? सेल्स। कहां एंड होता है? EBIT। पास होना है तो सब लोग आंसर करेंगे। ओके, शुरुआत किधर से है? सेल्स। एंड किधर है? EBIT। आप एडवांटेज लेना चाहते हो तो आप किसको बढ़ाओगे फ्रीली? सेल्स को फ्रीली, मतलब खुद से बढ़ाओगे। डिपेंडेंटली क्या बढ़ेगा? उसकी वजह से क्या बढ़ेगा? EBIT। नहीं, वेरिएबल कॉस्ट तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बट एंड में क्या बढ़ेगा? EBIT। सेल्स को बढ़ाने के बाद EBIT कितने से बढ़ता है? इज ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर आप इधर से मेरा एग्जांपल लोगे अभी का, तो सेल्स आप बढ़ा रहे थे 10% से, मगर EBIT बढ़ा 30% से। जबकि पहले वाले आंसर में तो मेरा आंसर सिर्फ 15% आया था, तो पहला वाला आंसर था 1.5 टाइम्स ड्यूअल, अभी वाला आंसर आ रहा है 3 टाइम्स ड्यूअल। ध्यान से सुनो, पहले वाले में फिक्स कॉस्ट था 1 लाख, अभी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। तो सिंपल सी बात है ना, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसका इंपैक्ट भी तो बढ़ेगा। हम क्या बोल रहे थे? ये सब हो रहा है फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा, उसका इंपैक्ट भी उतना ज्यादा, आपका ड्यूअल भी उतना ज्यादा। फिक्स कॉस्ट जितना कम, आपका इंपैक्ट भी उतना कम, आपका ड्यूअल भी उतना कम।
कैन वी कंक्लूड दिस वे दैट जितना फिक्स कॉस्ट का नंबर बड़ा उतना ड्यूएल ज्यादा, जितना फिक्स कॉस्ट का नंबर कम ड्यूएल उतना कम। आर यू क्लियर? बोलो पहला फॉर्मूला क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। याद रखिए कभी भी बड़ा नंबर ऊपर आएगा, छोटा नंबर नीचे आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सेल्स बढ़ा रहे 10% से, ईबीआईटी बढ़ेगा 8% से, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब लेवरेजेस की वैल्यू कभी भी 1 से नीचे नहीं आएगी। 0 से 1 के बीच लेवरेज कभी नहीं होता, याद रखिए। क्यों नहीं होता सर? जितना फिक्स कॉस्ट ज्यादा ड्यूएल उतना ज्यादा, जितना फिक्स कॉस्ट कम ड्यूएल उतना कम। एक काम करो, फिक्स कॉस्ट को 0 कर दो। किया 0 दिमाग में? ये देखो एग्जांपल तुम्हारे सामने, फिक्स कॉस्ट को मैं 0 कर रहा हूं। बोलो फिक्स कॉस्ट को अगर 0 कर दिया तो ईबीआईटी कितना होगा? 3 लाख। आपका सेकंड फॉर्मूले से आंसर कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 3 लाख बाय 3 लाख कितना आएगा? 1। कम से कम फिक्स कॉस्ट कितना होगा? कम से कम फिक्स कॉस्ट 0। कम से कम ड्यूएल कितना होगा? 1। जितना फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, 1 लाख फिक्स कॉस्ट था, ये आंसर कितना था? 1 लाख फिक्स कॉस्ट था। पहले वाले एग्जांपल में 1.5 टाइम्स आंसर था। अभी वाले एग्जांपल में यही फिक्स कॉस्ट कितना हुआ? 2 लाख। आपका ड्यूएल कितना बना? 3 टाइम्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर द ड्यूएल। लोअर द फिक्स कॉस्ट, लोअर द ड्यूएल। कम से कम फिक्स कॉस्ट, कम से कम फिक्स कॉस्ट 0, तो कम से कम ड्यूएल 1 से नीचे नहीं जाएगा ना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, आज ये फॉर्मूलेस को रिवाइज करते हुए लिखना है वापस, ठीक है? और फाइनेंशियल लेवरेज जब हम पढ़ेंगे, अगला लेवरेज, उसमें फॉर्मूला तुम डिराइव करोगे। अभी मजा आएगा अगले लेक्चर में। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।